Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's lecture, we will complete education commissions and policy in Indian school education. In this, we will cover all these topics in both the languages, English and Hindi. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। तो Indeed, the Constitution of India adopted on 26 नवंबर 1949 की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, उसमें जो प्रिंसिपल इक्वालिटी था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को मेंशन किया गया था, अफर्मिंग दैट राइट टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि जो स्टेटस है और अपॉर्चुनिटी है उसकी इक्वालिटी का राइट वहाँ पे दिया गया था। So the directive principle of state policy outlined in Article 41, तो Article 41 ने क्या सपोर्ट किया था? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, और उन्होंने जो यहाँ पे डिसेबलमेंट को भी इंक्लूड किया था, ठीक है, जो ये सब राइट हमें दिए गए थे। फर्दरमोर जो एक और आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 45, उसमें प्रोवाइड किया था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, कि 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री और एक कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सो जो शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधान उसमें क्या पता है कि जो हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था और सभी नागरिकों के लिए जो स्थिति और अवसर है उसकी समानता का अधिकार है, यहाँ पे उसकी पुष्टि की गई थी, ठीक है। इसकी प्रस्तावना में समानता के सिद्धांत को स्थापित किया गया था कि जो इक्वालिटी है उसका सिद्धांत यहाँ पे स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 41 में ये बोला गया था कि जो विकलांगता के मामलों के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे काम है जैसे कार्य करना, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, ये सभी अधिकार भी यहाँ पे दिए गए थे। इसके अलावा जो अनुच्छेद 45 है हमारा, अनुच्छेद 45 है, उसमें बोला गया था कि 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए मुफ्त और एक अनिवार्य शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाएगी। So, building upon these constitutional principles, the Parliament enacted the Constitution 86th Amendment Act. तो जो Constitution ने 86th Amendment Act किया हमारा 2002 में, तो इस अमेंडमेंट में क्या किया, उन्होंने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया, ठीक है, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट अप टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो जो 6 से 14 साल के बच्चे थे उनको एक जो एजुकेशन थी वो एक फंडामेंटल राइट में हमने इंक्लूड कर दिया। बाय डूइंग सो द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क emphasizes the significance of ensuring access to education as a fundamental right, highlighting the commitment to provide equal opportunities for all children इन द स्पेसिफाइड एज रेंजेस, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वो प्रोवाइड करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जो ये रेंज एज की उन्होंने स्पेसिफाई की है 6 to 14 ईयर्स की। सो दिस लीगल फाउंडेशन अंडरस्कोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज अ की एलिमेंट इन फॉस्टरिंग इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, ठीक है, जो क्या क्या एक इक्वालिटी और एम्पावरिंग आएगी इंडिविजुअल्स में हमारी एजुकेशन की वजह से। सो जो संवैधानिक अधिकार था उसमें 86वां जो संशोधन हुआ हमारा 2002 वर्ष में, तो उसने क्या किया, उस संशोधन में जो 6 से 14 साल के जो आयु थे इस वर्ग के, उन सब के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार यहाँ पे बना दिया गया। ऐसा करके संवैधानिक ढांचा एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। यह निर्दिष्ट आयु सीमा जो कि हमारी है 6 से 14 साल तक, उनको क्या है, उन बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता पर एक प्रकाश डालता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएंगी। यह कानूनी आधार भारतीय समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ठीक है, और व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख तत्व के रूप में हमने शिक्षा को रेखांकित किया है। अब एक एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ कोठारी कमीशन, ठीक है, इन 14 जुलाई 1964। जो दौलत सिंह काठौरी थे उस टाइम पे जो यूजीसी के चेयरमैन थे, ठीक है, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमीशन का, कि देखें भाई, एग्जामिन करें कितने एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के, ठीक है, हमारे एजुकेशन है जो हमारी कंट्री में वो कैसे चल रही है, और एडिशनली उनका ये भी फोकस था कि जो एक नीड है हमारी इंडिया की उस पर भी ध्यान दिया जाए कि इंडिया में क्या नीड है एजुकेशन की, हमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। जो शिक्षा आयोग 1964 में हुआ, ठीक है, जो भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 में एक कोठारी आयोग की स्थापना की थी, जिसमें जो यूजीसी के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था
कि देखिए भाई देश में जो शिक्षक क्षेत्र में जो सभी पहलू हैं उनकी जांच करना था, उनको एग्जामिन करना था। और इसके अतिरिक्त क्या था कि जो राष्ट्र की विविध आवश्यकताएं हैं एजुकेशन को लेके उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। सो डी एस कोठारी चेयर द कमीशन, वो ठीक है वो चेयरमैन थे कमीशन के, मेकिंग इन द 6th कमीशन इन इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट विद कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट कमीशन हम बोल सकते हैं जो हमारा एजुकेशन पे था, और एक इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस ये हमारा कमीशन रखा गया था क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमने रखा था। सो द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 29 जून 1966। ठीक है, तो इस कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 29 जून 1966 को। उन्होंने आउटलाइन की थी कुछ रिकमेंडेशंस दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। ठीक है, तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उनका एक रोल बताया था कि ये कैसे शेप अप कर सकती है इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। So the Kothari Commission worked laid the groundwork for education policies and reforms contributing to the development of the education sector in India। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म की और कंट्रीब्यूट किया हमारा एक इंडिया में एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने का। तो जो डी एस कोठारी थे उसकी उनके आयोग की उन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, जिसे ये स्वतंत्र भारत का छठा आयोग बन गया और शिक्षा का व्यापक संदर्भ वाला पहला। ठीक है, स्वतंत्र भारत का एक छठा आयोग है ये 6 नंबर का। और जो अगर शिक्षा की बात करें तो ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है। ये आयोग बना, ठीक है, 26 जून 1966 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने सिफारिशें दी, रिकमेंडेशन दी। ठीक है, जिसको उन्होंने 1968 में जो भारत की पहली राष्ट्र नीति थी उसको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई कि जो वो रिकमेंडेशंस थी वो हमारी जो हमने नीति बनाई थी एजुकेशन की उसमें हमने इंक्लूड किया। ठीक है, तो जो कोठारी आयोग के काम थे वो शैक्षणिक नीतियों में सुधार लाने के लिए एक आधार का काम कर रहे थे, जिससे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमें विकास का यहाँ पे योगदान देखने को मिला। सो जो उसकी रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, क्यूरिकुलर जो हमारा क्यूरिकुलम था उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जो हमारे मेथड्स थे टीचिंग के। ठीक है, जो क्वालिटी है टेक्स्ट बुक की वो अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, टीचर की एजुकेशन है वो हायर लेवल की होनी चाहिए और जो स्टेटस है टीचर का वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी क्या क्या सिफारिश थी, शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, शैक्षिक अवसर का समानीकरण होना चाहिए, शैक्षिक संरचना में सुधार होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या में सुधार होना चाहिए, फिर जो शिक्षकों के तरीके थे उसमें सुधार होना चाहिए, शिक्षण के तरीके, पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता में यहाँ पर सुधार होना चाहिए, शिक्षक की शिक्षा हाई लेवल की होनी चाहिए और जो शिक्षकों की स्थिति थी वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होनी चाहिए। ये इनकी रिकमेंडेशंस थी। अब देख लेते जो नेशनल पॉलिसी हम ऑफ एजुकेशन थी हमारी 1964 की एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 यहाँ पे देख लेते जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी NPE 1986 में उसने एम्फोसाइज किया था ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन सेटिंग। ठीक है, कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले चाइल्ड हैं उनको भी एक मेन स्ट्रीम में डाला था उन्होंने एजुकेशन में। सो प्रमोटिंग एन इंक्लूसिव अप्रोच, उन्होंने एक इंक्लूसिव अप्रोच को यहाँ पे प्रमोट किया। That the objective outlined in the NPE 1986 is to integrate the physically and mentally handicapped with the general community as equal partners। कि जो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमें। ठीक है, जो हम इन जनरल किसी को भी देते हैं, to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence। ठीक है, ताकि वो नॉर्मल ग्रोथ वाला जो है सिनेरियो उनकी लाइफ में हम क्रिएट कर सके और उनको अनेबल कर सके हम यहाँ पे। ठीक है, कि वो लाइफ को अपना फेस कर सके एक करेज के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी हमारी और उसके कार्यक्रम थे उसमें क्या था, 1969 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको समावेशी दृष्टिकोण का उसको बढ़ावा देखने को मिला था कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी इसमें एकीकृत करने पर ये जोर देती है। तो जो ये NPE 1986 थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बोला गया कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उनको भी सामान्य समुदाय के साथ साथ समान साझेदार के रूप में एकीकृत करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, इसमें इंक्लूड किया था अपनी नीति में। उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना और उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जो है एक जीवन सक्षम बनाने में, जीवन का सामना करने में हम सक्षम बना देते हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करके।
ठीक है. द कमिटमेंट टू इंटीग्रेट अंडरस्कोर्स द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वेयर इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर नॉट सेग्रीगेटेड बट इंक्लूडेड इन रेगुलर एजुकेशनल एनवायरनमेंट. तो क्या क्या यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ वाले चिल्ड्रन थे उनको अलग से नहीं रखा गया और उनको जो एक रेगुलर एजुकेशनल एनवायरनमेंट था उसी में इंक्लूड किया गया. द एम इज टू प्रोवाइड एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट फोस्टर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. तो उनका क्या एम था कि भाई जो डिसेबिलिटीज़ वाले भी हैं उनको भी एक नॉर्मल ग्रोथ यहाँ पे मिलेगी और डेवलपमेंट होगी. ठीक है, उनको एम्पावर मिलेगी टू नेविगेट लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस अलॉन्गसाइड देयर पीयर्स. ठीक है, कि वो अलग नहीं है, कुछ डिसेबल्ड है. मतलब ऐसा नहीं कि डिसेबल्ड लोगों के लिए उन्होंने कुछ अलग से स्पेसिफिकली ये बनाया है कि वो भी उनको अपने आप को दूसरे लोगों के इक्वल समझे. ठीक है, एक करेज और एक कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी लाइफ को बिता सके. सो दिस इंक्लूसिव अप्रोच अलाइंस with broader efforts to create an equitable and supportive education system. ठीक है, तो इसमें क्या था, एक इक्विटेबल और एक सपोर्टिव एजुकेशन सिस्टम हमने क्रिएट करना था फॉर ऑल स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़. ठीक है, उसमें हम किसी की एबिलिटी या डिसेबिलिटी नहीं देखेंगे, बस सबके लिए एक इक्वल हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था जहाँ पे वो एजुकेशन ले सके. ठीक है, सो जो एकीकरण की यह एक प्रतिबद्धता थी उसमें क्या रेखांकित किया गया कि जो विकलांग बच्चे उनको अलग नहीं किया जाता बल्कि उन्हें नियमित शैक्षणिक वातावरण में ही रखा जाएगा. इसका उद्देश्य क्या था कि वो एक शैक्षिक अनुभव प्रदान करना कि जो विकलांग बच्चे हैं वो सामान्य विकास को बढ़ावा देते, कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, नॉर्मली हम उनको कंसिडर करेंगे और उनके साथियों के साथ जो साहस और आत्मविश्वास के साथ उनको जीवन जीने के लिए सशक्त यहाँ पे बनाते हैं हम उनको. ठीक है, यह समावेशी दृष्टिकोण सभी छात्रों के लिए उनकी क्षमताओं या अक्षमताओं के बावजूद जो एक समान और सहायक शिक्षा प्रणाली यहाँ पे प्रदान करता था. सो जो ऑब्जेक्टिव थे हमारे नेशनल पॉलिसी ऑफ स्कूल एजुकेशन वो क्या थे. सो द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन 1986 एंड इट्स सब्सिक्वेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन 1992 उन्होंने आउटलाइन किए थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स विद द ओवर रीचिंग गोल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. ठीक है, कि हमारे गोल्स क्या हैं. ठीक है, हमने क्यों इस्टेब्लिश की है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो उन्होंने क्या किया था कि एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, की क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस होनी चाहिए सभी स्टूडेंट के पास रिगार्डलेस ऑफ फैक्टर्स सच एज कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन. ठीक है, कास्ट, क्रीड, सेक्स या रिलीजन इन सबको एक साइड में रख के मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं रह जाता. इसके सबको क्या मिलनी चाहिए थी, एक क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए थी. द मल्टीफेसेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी कैन बी कैटेगराइज इनटू सेवरल एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो 1986 में उन्होंने क्या बोला था, रेखांकित किया था कि हमारे कुछ लक्ष्य हैं, एम है इसके लिए जो जाति पंथ जैसे कारकों की परवाह किए बिना सभी छात्रों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं. और ये बोलते हैं कि लिंग या धर्म या किसी भी चीज़ को वो मायने नहीं रखती है. इस नीति के बहुआयामी उद्देश्य के जो आगे वाले पहलू बहु वर्गीकृत हम उनको यहाँ पे देख लेते हैं. सो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट. ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए और एक एनरोलमेंट होनी चाहिए बच्चों की. हमें इंश्योर करना है दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड आर एनरोल्ड इन एलिमेंट्री एजुकेशन, की सबके पास एक्सेस भी होनी चाहिए कि वो एनरोल कर सके और उन्होंने एनरोल करना भी चाहिए जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है. ठीक है, फिर आ जाता है यूनिवर्सल रिटेंशन. एम टू फॉर द यूनिवर्सल रिटेंशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, और जो 14 ईयर्स तक की एज के ग्रुप के बच्चे थे, रिटेंशन मतलब अब उन्होंने एनरोल तो कर दिया है लेकिन 14 ईयर की एज तक जो है वो वहीं पे रहेंगे, वो एजुकेशन लेंगे अपनी प्रॉपर. ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे यहाँ पे उन्होंने ध्यान दिया कि स्ट्राइव फॉर अ सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, कि एक जो क्वालिटी एजुकेशन हमें वहाँ पे प्रोवाइड करनी है ताकि जो सभी बच्चे हैं एक अच्छा लेवल ऑफ लर्निंग यहाँ पे ले सके, क्रिएट कर सके. ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, जैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, की हमें उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है. कंप्यूटर लिटरेसी है यहाँ पे कि हमें एफर्ट्स बनाने चाहिए ताकि प्रोवाइड कर सके हम कंप्यूटर लिटरेसी इन एज मैनी सेकेंडरी लेवल इंस्टीट्यूशन एज पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि हम बढ़ तो रहे थे
बेसिक से अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि कंप्यूटर की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे भी पॉसिबल है हमें जो एक कंप्यूटर वाली नॉलेज देनी चाहिए, इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद नेसेसरी कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है, ताकि उनको जो है नेसेसरी कंप्यूटर स्किल्स वो आ सके। फिर आ जाता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में उन्होंने बोला था कि जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है उस पर ध्यान देना चाहिए। एम्फेसाइज दैट हायर एजुकेशन शुड प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन क्रिटिकल सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, मोरल एंड स्पिरिचुअल इश्यूज, ठीक है, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बन गए हैं, उन्होंने इतनी एजुकेशन ले ली है कि वो अपने व्यूज़ रिफ्लेक्ट करके कर सके और उनको एक अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ठीक है। सो देख लेते हैं जो बुनियादी तालीम है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। तो उन्होंने बोला कि सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का जो है सार्वभौमिक प्रतिधारण होना चाहिए। गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, जो माध्यमिक शिक्षा में वहाँ पे भी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। और साथ साथ क्या है, कंप्यूटर की साक्षरता हमें देनी चाहिए, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, तो उन्हें जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और उस शिक्षा में क्या है, एक आलोचनात्मक चिंतन हमें प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। और इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो उस शिक्षा के व्यक्ति हैं उनको जो महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दे हैं उन पर वो सोच सके, उन पर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, ठीक है। ये हमें यहाँ पे इंक्लूड करने को बोला गया था। सो इसका क्रॉस कटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सोशल एंड रीजनल बैलेंस यहाँ पे हमें बना के रखना होगा, जैसे करेक्ट सोशल और रीजनल इम्बैलेंसेस, जो पॉजिटिव एंड इंटरवेंशनिस्ट रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हम एक जो पॉजिटिव रोल की तरफ से क्या है, करेक्ट सोशल और रीजनल यहाँ पे बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे। ये इनका एक क्रॉस कट ऑब्जेक्टिव था। एम्पावरिंग वुमेन, कि वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा हमें थ्रू एजुकेशन, ठीक है। इक्वालिटी हमें यहाँ पे प्रमोट करनी पड़ेगी। राइट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए जो राइट्स है वो सिक्योर करने पड़ेंगे, जैसे सिक्योर राइटफुल प्लेसेस फॉर डिसएडवांटेज माइनॉरिटीज, स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। इनके लिए भी जो इक्वालिटी के हमने राइट इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है। जो प्रायोरिटी एरियाज थे हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी होगी, कि हमारी ऐसे प्रायोरिटी नहीं रहेगी कि हमें किसको एजुकेशन देनी है, हमें सबको इक्वल लेकर चलना है। कवरिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। eradication of illiteracy and special focus on the education of SC ST and minorities, ठीक है। तो हमें क्या करना, सभी को एजुकेशन देनी पड़ेगी और जो SC ST और माइनॉरिटीज़ है उन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, हमें डिटरमाइन होना पड़ेगा सभी की एजुकेशन के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और एक कमिटमेंट कि हम उन सबको जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। सो जो इसका क्रॉस कटिंग एक उद्देश्य था वह यही था कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन हम यहाँ पे बना सके, एक सकारात्मक तरीके से हम यहाँ पे बना सके, ठीक है। हस्तक्षेपकारी भूमिका, ठीक है, जो उसमें इन्वॉल्व होती है और एक असंतुलन है उसको हम ठीक कर सके, महिलाओं को सशक्त बना सके, ठीक है। वो कैसे, हम समानता को बढ़ावा दे के शिक्षा के माध्यम से यहाँ पे महिलाओं को सशक्त बना सके। वंचित समूहों के जो अधिकार हैं उनको हम सुनिश्चित कर सके, जैसे वंचित, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजातियाँ या अनुसूचित जातियाँ हैं, उनके लिए एक हम उचित स्थान हमें यहाँ पे सुरक्षित करना चाहिए। प्राथमिकता वाले क्षेत्र, सो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, निरक्षरता का उन्मूलन और एनसीटी के जो अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा पर ध्यान देने को उनको बोला गया कि इनकी शिक्षा पर हमें फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। सभी के लिए शिक्षा का दृढ़ संकल्प, कि हम सभी को जो है प्रतिबद्धता से एक शिक्षा प्रदान करेंगे, दृढ़ संकल्प से जो हम शिक्षा प्रदान करेंगे। फिर जो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक एक्ट आता है हमारा 2006 में। सो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इसको फॉर्मुलेट किया फरवरी 2006 में, विच डील्स विद फिजिकल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। जो फिजिकल एजुकेशनल या इकोनॉमिक रिहेबिलिएशन है जो पर्सन है डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनको इसमें इंक्लूड किया। In addition to the policy also focuses upon rehabilitation of women and children with disabilities, ठीक है। और जो women या children हैं disabilities के साथ उनको भी इंक्लूड किया गया एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए, एक सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है। सो द नेशनल पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द कंट्री, ठीक है। वो वैल्यूएबल है हमारी कंट्री के लिए, एंड सीक्स टू क्रिएट एन
क्या था, इन सीक्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और हमें एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्रोटेक्शन मिले उनके भी राइट्स के, और एक फुल पार्टिसिपेशन उनका भी हो हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो जो विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्र नीति 2006 में उसने क्या था, 2006 में बनी थी वो, फरवरी 2006 में। ठीक है, ये फरवरी रहा। तो व्यक्तियों के लिए राष्ट्र नीति बनाई गई जो विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास से यहाँ पे संबंधित है। इसके अलावा यह नीति विकलांग महिला और जो विकलांग महिलाएं और बच्चों हैं उनके पुनर्वास और बाधा मुक्त वातावरण, ठीक है, उनकी सामाजिक सुरक्षा और एक अनुसंधान आदि पर भी यहाँ पे ध्यान केंद्रित करती है। सो राष्ट्रीय नीति मानती है कि विकलांग व्यक्ति भी देश के लिए क्या है, मूल्यवान है, मूल्यवान मानव संसाधन है। तो ऐसा वातावरण बनाने चाहते हैं कि उनको समान अवसर है मिले, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनको समाज में एक पूर्ण भागीदारी मिल सके। तो इनके फोकस क्या थे, ठीक है, तो इसका फोकस है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, प्रोग्राम्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। ठीक है, इन्होंने प्रोग्राम्स चलाए डिसीज प्रिवेंशन के लिए। एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट डिसीज दैट कैन लीड टू डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कि ऐसे डिजीज़ हम फैलने ना दें जो डिसेबिलिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं। दिस इन्वॉल्व्स प्रोएक्टिव मेजर्स टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जो डिसेबिलिटीज़ के रूट कॉजेज थे उनको यहाँ पे ध्यान थे उनके बारे में। अवेयरनेस क्रिएशन, उन्होंने बोला कि द पॉलिसी कॉल्स आउट इंटेंसिफाइंग एफर्ट्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे या उसके बाद में हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं कि जिससे डिसेबिलिटी हमारे अंदर ना आए। द एम्स टू एडुकेट इंडिविजुअल्स अबाउट सेटअप टू बी टेकन टू प्रिवेंट डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ताकि हम प्रिवेंट कर सके डिसेबिलिटीज़ को और एक प्रमोट कर सके ओवरऑल वेलबींग को। तो ये यहाँ पे कुछ हमारे फोकस थे इस पॉलिसी के। ठीक है, जो हमारी इस नीति के फोकस क्या थे कि जो रोग निवारण के लिए कार्यक्रम चलाए गए, कि जो विकलांगता का कारण बनने वाली बीमारियां हैं उनको हम कैसे रोकेंगे। ठीक है, और ये जोर दिया गया कि जो विकलांगता है उसके मूल कारण है उनको हम कैसे सक्रिय रूप से कम कर सकते हैं। जागरूकता यहाँ पे दी गई कि ठीक है, जो कि गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, ठीक है, जिससे ये डिसेबिलिटी आती है। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी को विकलांग होने से विकलांगता को रोक सके हम। ठीक है, उनको अच्छे से जागरूक कर सके, समग्र कल्याण को बढ़ावा दे सके। तो ऐसे कदम उनका फोकस था। रिहैबिलिटेशन मेजर्स देख लेते हैं। तो पहले आ जाते हैं हमारे फिजिकल रिहैबिलिटेशन। ये इंक्लूड करती थी कि अर्ली डिटेक्शन या इंटरवेंशन हो जाता था, काउंसलिंग करते थे, मेडिकल इंटरवेंशंस दी जाती थी, एंड द प्रोविजंस ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। सो द डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स इज ऑल्सो हाईलाइट। ठीक है, एक यहाँ पे फिजिकल रिहैबिलिटेशन दिया गया। फिर आ जाता है हमारा एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन। द पॉलिसी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूड की कि एम्पावर किया गया इंडिविजुअल्स को जिनके साथ डिसेबिलिटीज़ थी, उनके स्किल्स डेवलप करके, ताकि जो एजुकेशन है उसमें भी वो पीछे ना रह पाए। ठीक है, इकोनॉमिकली जो रिहैबिलिटेशन थी उसको इंक्लूड किया गया, इंश्योर किया गया कि जो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन है वो एक असेंशियल बन रही थी, एनेबलिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ टू लीड विद अ डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी, की एक उनकी डिग्निटी वाली लाइफ होनी चाहिए सोसाइटी में। जिसमें इन्वॉल्व क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उससे क्या था, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज, अगर हम इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन से यहाँ पे डील कर लेते हैं तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, उनका जो एक सपोर्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम है वो बन जाएगा, उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो पुनर्वास के यहाँ पे क्या उपाय थे, तो शारीरिक, एक शैक्षिक और एक आर्थिक पुनर्वास यहाँ पे दिया गया था। तो इसमें जो प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, परामर्श, चिकित्सा हस्तक्षेप या सहायता और ये जैसे उपकरण इसमें शामिल किए कि पुनर्वास पेशेवरों के विकास पर भी यहाँ पे प्रकाश डाला गया। और जो शैक्षिक है उनमें क्या गया, नीति कौशल के विकास पर यहाँ पे विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए जोर दिया गया। ठीक है, उसके उनको शैक्षिक पुनर्वास का महत्व समझाया गया। फिर आजा आर्थिक पुनर्वास। तो जो विकलांग व्यक्ति थे समाज में तो वो सम्मानजनक तरीके से जीने में सक्षम हो सके, तो इसके लिए उनका एक आर्थिक पुनर्वास तो जरूरी है। ठीक है, उसके लिए क्या है, उन्हें लाभकारी रोजगार का अवसर पैदा करना या आर्थिक स्वतंत्रता वो कैसे हासिल कर सकते हैं, इस सब के मेजर्स में उनको बताया गया। अब आ जाते हैं विमेन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट। तो जो वुमेन डिसेबिलिटीज़ की हो तो उनको बताया गया कि दैट दे रिक्वायर प्रोटेक्शन
अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट होना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देगी एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ के खिलाफ। स्पेशल प्रोग्राम्स आर proposed फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टेलर्ड टू देयर स्पेसिफिक नीड्स, ठीक है। कुछ हमें स्पेशल प्रोग्राम्स चलाएंगे उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ताकि जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स है वो यहाँ पे हम पूरी कर सकें। फिर एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी गई, जो स्पेशल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है वो इस्टेब्लिश की गई, ताकि उनको एड्रेस कर सके द यूनिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है जो वुमेन्स है विद डिसेबिलिटीज़। रिहेबिलिटेशन ऑफ एब्डॉन्ड वुमेन और गर्ल्स, जो एब्डॉन्ड वुमेन थी, गर्ल्स थी, उनको रिहेबिलिटेशन दी गई, इनिशिएटिव्स लिए गए, ठीक है, ताकि जो एब्डॉन्ड डिसेबल्ड वुमेन थी, गर्ल्स थी, उनको हम इनकरेज कर सके, ठीक है। अडॉप्शन इन फैमिलीज, प्रोवाइडिंग हाउसिंग सपोर्ट दे सके, अडोप्टेशन का सपोर्ट दे सके उनकी फैमिलीज़ में, और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग दे सके उनको एम्प्लॉयमेंट स्किल हासिल करने में, जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सके। फिर जो रिप्रेजेंटेशन पे यहाँ पे ध्यान दिया गया, द पॉलिसी एडवोकेट्स फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज इज इंश्योर्ड, कि जो उनके प्रेजेंट है वो उसको यहाँ पे एक इंश्योर किया जाए विद लीस्ट 25% ऑफ टोटल बेनिफिशियरीज बीइंग वुमेन, ठीक है, कि जो कम से कम उनको 25% ऑफ टोटल बेनिफिशरीज तो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो जो विकलांग महिलाएं थी उनके लिए क्या किया गया, सुरक्षा और सशक्तिकरण यहाँ पे दिया गया, कि जो विकलांग महिलाएं हैं अगर उनका शोषण और दुर्व्यवहार होता है तो उसके खिलाफ उन्हें यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा प्रदान की गई, ठीक है। उनकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं थी, अनुरूप शिक्षा, रोजगार या अन्य पुनर्वास, उसके लिए भी जो उन्होंने स्पेशल विशेष जो कार्यक्रम चलाए। फिर आता है शैक्षिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण, जो विकलांग महिलाएं थी उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष शैक्षणिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी यहाँ पे स्थापित करने की उन्होंने मांग की, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि प्रतियक्त महिला या लड़कियों का पुनर्वास, तो जो इन लड़कियों को पुनर्वास की पहल की जाएगी, ठीक है, उनको जिनमें परिवार को बोला जाएगा कि उनको गोद लो, लड़कियों को उनको गोद लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको एक आवास घर दिया जाएगा, और लाभकारी योजनाएं उनको रोजगार या कौशल देने के लिए भी यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सके, ठीक है। फाइनेंशियली प्रतिनिधित्व किया जाएगा उन नीतियों का, उन परियोजनाओं का, ठीक है, जो वकालत करेगी जो विकलांग महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कुल लाभार्थियों को कम से कम 25% महिलाएं शामिल हो, ठीक है। मतलब ऐसी कुछ स्कीम्स लाई जाएंगी कि कम से कम 25% तो जो है लाभ उनमें महिलाओं को मिलना चाहिए। फिर चिल्ड्रंस आ जाते हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ, तो इसमें राइट टू केयर एंड प्रोटेक्शन आ जाता है, कि मैं इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी केयर अच्छे से कर रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन हो रही है, और सिक्योरिटी है जो चिल्ड्रन की वो यहाँ पे प्रायोरिटी बन जाती है। फिर आ जाता है राइट टू डेवलपमेंट, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आर एंटाइटल्ड टू द राइट टू डेवलपमेंट विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी, कि उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए डिग्निटी के और इक्वालिटी के साथ, क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर दैम टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड पार्टिसिपेट फुली, ठीक है, कि वो अपने सभी राइट्स को एक्सरसाइज कर सके और फुल्ली अपने सोशल एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी उनको पार्टिसिपेट करना उनका फुल्ली पार्टिसिपेशन हो सके। एक इंक्लूसिव एक्सेस होनी चाहिए उन पे, ये पॉलिसी एम करती है कि उनको इंक्लूसिव एक्सेस है जो एजुकेशन की वो प्रोवाइड की जाए, हेल्थ है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए उनको, और स्पेशलाइज्ड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देनी चाहिए यहाँ पे जो पर्सन है डिसेबिलिटीज़ के साथ। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल अटेंशन है वो देनी चाहिए टू रिकॉग्नाइज द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटीज, इंश्योरिंग द केयर, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, कि हम उससे उनको इंश्योर कर सके कि उनकी केयर है, प्रोटेक्शन है, उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। सो ओवरऑल द पॉलिसी एम्फसाइज a holistic approach that spans prevention, rehabilitation and empowerment across different segments of the population with disabilities, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे जो फोकस किए एम्पावर करने के लिए जो पर्सन थे वो डिसेबिलिटीज़ के साथ। सो जो विकलांग बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं उनकी देखभाल और सुरक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई, उनका विकास के बारे में बात की गई, इक्वल पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, उनका विकास होने चाहिए, समावेशी शिक्षा की पहुँच यहाँ पे बोली गई कि जो समावेशी शिक्षा मिलनी चाहिए उनको, ठीक है, व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण उनको देना चाहिए, जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान उनकी होनी चाहिए। तो जो कुल मिलाकर थी ये नीति जोर देती है कि जो विकलांग आबादी है उसमें
रोकथाम कैसे हो उसमें, मतलब उसको डिक्रीज कैसे करें कि जो विकलांगता है ये कम हो जाए, पुनर्वास उसका कैसे करें, और सशक्तिकरण हम उसका कैसे कर सकते हैं, ये इन सब पे फोकस करती है. So, the concept of a barrier free environment is rooted in the principle of creating spaces that allow people with disabilities to move safely and freely, ensuring accessibility एंड यूजिबिलिटी विद इन द बिल्ड इन्वायरमेंट. ठीक है, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सके जिसमें वो फ्रीली इंश्योर कर सके कि सभी चीज़ें उनके लिए एसेसिबल हैं. ठीक है, जो वो यूज़ कर सकते हैं, यूजेबल है विद इन द बिल्ड इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं. द की लोग की बैरियर फ्री एजुकेशन हम एक उनको प्रोवाइड कर सके. तो जो गोल है कि हमारा बैरियर फ्री डिज़ाइन का, वो क्या है, टू एस्टेब्लिश एन एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट्स इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़. कि जो डिसेबिलिटीज़ के साथ जो लोग हैं वो भी अपनी एक इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग उनकी हो सके, अनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट इन एवरीडे एक्टिविटीज़. वो अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ कर सके विदाउट रिक्वायरिंग असिस्टेंस. उसमें इसको उनको किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत ना पड़े, हम उनको इतना कैपेबल बना दें. ये पॉलिसी अंडरस्कोर करती है द कमिटमेंट टू मेकिंग बिल्डिंग्स, public places and transportation systems as accessible as possible, reducing or eliminating barriers to ensure inclusivity and equal opportunities for all individuals regardless of their physical abilities. ठीक है, ये इंश्योर करती है कि जो बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक प्लेसेज है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उनको भी हम ऐसा बना दें कि वो असेसिबल हो सभी के लिए. ठीक है, जैसा आपने देखा होगा रोलिंग के लिए अगर कोई शॉप्स होगी, यहाँ पे स्टेयर्स होंगी और व्हील चेयर के लिए भी यहाँ पे स्पेस होता है. ठीक है, तो वो सारा सिस्टम इसी में इंक्लूड आता है कि हम जो बिल्डिंग्स वगैरह है, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको असेसिबल बना दें डिसेबल्ड लोगों के लिए भी, जो फिजिकली डिसेबल्ड है. सो दिस अप्रोच अलाइंस विद द ब्रॉडर गोल ऑफ फोस्टरिंग एन इंक्लूसिव एंड अकोमोडेटिंग सोसाइटी वेयर एवरीवन कैन नेविगेट एंड यूटिलाइज पब्लिक स्पेसेस. ठीक है, ताकि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें कि जहाँ पे जो पब्लिक है वो नेविगेट कर सके और यूटिलाइज कर सके अपने पब्लिक स्पेस को विद डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस. राइट. सो जो ये एक बाधा मुक्त वातावरण है, इसकी अवधारणा का सिद्धांत क्या है कि जो विकलांग लोग हैं सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सके. ठीक है, वो घूम सके एक जगह से दूसरी जगह, उनको जो काम करना है वो कर सके, जिससे निर्मित वातावरण के भीतर पहुंच और उपयोगिता सुनिश्चित हो. कि जो हमारा वातावरण है उसमें हमारी असेसिबिलिटी है, उसमें हमारी पहुँच है. बाधा मुक्त डिजाइन का जो मुख्य लक्ष्य है ऐसा वातावरण स्थापित करना जो विकलांग व्यक्तियों को एक स्वतंत्र कामकाज की सुविधा यहाँ पे प्रदान कर सके, जिससे उन्हें सहायता की आवश्यकता के बिना जो रोजमर्रा के काम है, ठीक है, ये ऐसा ना हो कि उनको छोटे छोटे कामों के लिए किसी की ज़रूरत पड़ रही है तो वो इंडिपेंडेंटली किसी की सहायता की आवश्यकता के बिना जो है अपने रोजमर्रा के काम जो यहाँ पे पूरे कर सके. तो इसलिए ये किया गया. नई इमारतें या सार्वजनिक स्थान है, जो परिवहन है प्रणाली, उसमें यथासंभव सुलभ बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई कि जो शारीरिक अक्षमता की शारीरिक क्षमताओं की परवाह किए बिना भी सभी व्यक्ति हैं जो वहाँ पे उनका उचित उपयोग कर सके. तो ऐसे यहाँ पे जो नई इमारतें या सार्वजनिक स्थान है उनको बनाने की पहल की गई. सो इसका एक दृष्टिकोण है कि एक समावेशी और मिलनसार समाज को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे हर कोई जो सम्मानता और स्वतंत्रता के साथ जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे घूम सके, उनका उपयोग कर सके. इश्यूज ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. ठीक है, जो विकलांगता थे उसमें प्रमाण पत्र जारी करना का निर्देश दिया गया. द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस टू द इवेल्युएशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ की वो इवेलुएट करेगी डिसेबिलिटीज़ कितनी, और उनको एक सर्टिफिकेट का प्रोसीजर बताया जाए, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए. Emphasis is placed on ensuring that individuals with disabilities obtain disability certificates without difficulty and in the shortest possible time. कि जो अगर हम दे तो रहे हैं उनको सर्टिफिकेट्स, लेकिन उनको टाइम नहीं लगना चाहिए, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ये उसमें इंश्योर किया गया. सो द अडॉप्टेशन ऑफ सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड क्लाइंट फ्रेंडली प्रोसीजर इज इनकरेज्ड. ठीक है, जो एक सिंपल, ट्रांसपेरेंट और एक क्लाइंट फ्रेंडली प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, एनकरेज किया गया उनको एक ये जो है सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए डिसेबिलिटीज़ के. सो जो विकलांगता के प्रमाण पत्र हैं तो सरकार ने जोर दिया कि उनका मूल्यांकन करो और प्रमाण पत्र जो है उनको देनी चाहिए जो विकलांग व्यक्ति, और सुनिश्चित किया कि जो विकलांग व्यक्ति उनको बिना किसी कठिनाई के और कम से कम समय में जो विकलांगता का प्रमाण पत्र उनको प्राप्त होना चाहिए. सरल, पारदर्शी और एक जो ग्राहक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रक्रिया को बनाने का प्रोत्साहन दिया गया. एक सोशल सिक्योरिटी उनकी देखी गई कि जो डिसेबल पर्सन है उनकी फैमिलीज, उनके केयर गिवर्स है, उनको क्या है एडिशनल एक्सपेंडिचर दिया गया, एडिशनल एक्सपेंडिचर उनको प्रोवाइड किया गया कि ताकि उनको एक सिक्योरिटी मिल सके फाइनेंशियल, एंड देयर इज़ अ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नीड्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी की. ठीक है,
कि उनको अलग से एक्सपेंडिचर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। टैक्स रिलीफ यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड देयर गार्डियंस। ठीक है, जो पर्सन है या उसके जो गार्डियंस हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ, तो उनको यहाँ पे एक टैक्स रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस और डिसेबिलिटी पेंशन। ठीक है, उनको एक डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको प्रोवाइड किया जाए। एनकरेजमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, एनकरेज किया गया है यहाँ पे सोशल गवर्नमेंट को कि जो है वो भी पॉलिसीज़ बनाए जो डिसेबल लोग हैं उनके सिक्योरिटी को लेकर। तो जो सामाजिक सुरक्षा है यहाँ पे विकलांग व्यक्तियों की वो देखी गई। जो विकलांग व्यक्ति है उनके परिवार में उनकी देखभाल करने वालों को अक्सर अतिरिक्त थोड़ा व्यय दिया जाए जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, जिनको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो देखभाल करते हैं तो उसको अतिरिक्त व्यय थोड़ा यहाँ पे करना पड़ता है विकलांग व्यक्तियों तो उसकी समाज में सुरक्षा की यहाँ पे मान्यता दी गई कि उसको समाज में सुरक्षा मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा क्या गया कि जो विकलांग व्यक्ति है या उनके अभिभावक हैं उनको थोड़ी राहत प्रदान की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने क्या बोला कि केंद्र सरकार प्रशासन बेरोजगारी भत्ता या विकलांगता पेंशन उनको प्रदान करे। विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति एक विकसित करने के लिए उन्होंने सरकार को प्रोत्साहित किया। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स फ्री किया गया क्योंकि यहाँ पे क्या उनका जो व्यय है वो ज़्यादा हो रहा है डिसेबल्ड लोगों पर। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो ठीक है इंफॉर्मेशन को अपना फ्रेश रखने को बोलेगा कि जो रेगुलर कलेक्शन है, कंपाइलेशन और एनालिसिस है डाटा की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उन पर यहाँ पे फोकस किया गया कि जो उनका एक कलेक्शन है कि एनालाइज करना है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, जो भी पर्सन है यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के साथ। द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज टास्क्ड विद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट वंस एवरी 5 ईयर, कि हर 5 साल में एक बार कम से कम हमें जो है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि किसकी क्या नीड है। रिसर्च यहाँ पे की गई, रिसर्च को सपोर्ट किया गया इन ऑन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कि सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे जो क्या क्या कॉजेज हैं हमारी डिसेबिलिटीज़ के, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मेथडोलॉजीज, यूजर फ्रेंडली एड्स एंड appliances and other areas that can significantly improve the quality of life for person with disabilities। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पे यहाँ पे रिसर्च की गई। ठीक है, तो जानकारी का संग्रह बोला कि इकट्ठा करो भाई जो विकलांग व्यक्ति है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ हैं उन पर डेटा यहाँ पे नियमित संग्रह होना चाहिए। संकलन और विश्लेषण पर यहाँ पे जोर दिया जाता है, इनको डाटा इकट्ठा करो, उन पर संकलन करो, विश्लेषण करो उनका। जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है उनको बोला गया हर 5 साल में कम से कम एक बार जो है उनको जानकारी एकत्र इसकी करनी है और इसका अनुसंधान किन चीज़ों का करना है, तो जो सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ है उनमें जो है विकलांगताओं के कारणों का प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पद्धति जो उपयोग करता है, जो उसका अनुकूलन सहायता और उपकरण इन सारे क्षेत्र पे जो अनुसंधान का समर्थन दिया गया। कल्चरल लाइफ है तो रिकॉग्नाइजेशन द थेरेपेटिक एंड कम्युनिटी स्पिरिट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ सपोर्ट्स, तो इनको एक रिकॉग्नाइजेशन दी कि थेरेपेटिक एक कम्युनिटी स्पिरिट है वो कंट्रीब्यूट करें इनके सपोर्ट्स में। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ हैव द राइट टू एक्सेस स्पोर्ट्स रिक्रिएशन एंड कल्चरल फैसिलिटीज़, कि इनके पास एक्सेस होनी चाहिए स्पोर्ट्स के लिए भी, ठीक है, रिक्रिएशन और जो कल्चरल फैसिलिटीज़ है सबके लिए इनके पास एक्सेस होनी चाहिए। द गवर्नमेंट कमिट्स टू टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़। So these provisions collectively reflect a comprehensive approach to address the diverse needs of individuals with disabilities, spanning certificate, social security, involvement of NGOs, data collection, research and promoting inclusivity in supports, कि जो sports में भी हम inclusivity को promote कर सके, रिक्रिएशन और जो कल्चर लाइफ है उनका पार्टिसिपेशन 100% हो सके। तो जो खेल मनोरंजन या सांस्कृतिक जीवन है तो उसमें बोला गया कि जो खेल और चिकित्सा है या सामुदायिक भावना है
उसमें भी इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाएं हैं, उनकी वहाँ तक पहुँच होना चाहिए, उनकी पहुँच का उनके पास अधिकार है। सांस्कृतिक विभिन्न गतिविधियों में उनकी जो भागीदारी है, उनका अवसर उनके पास होना चाहिए कि वो भाई भागीदारी दे सके, वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो जो ये प्रावधान है सामूहिक रूप से ये समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सब यहाँ पे किए गए हैं। फिर आ जाता है RCI एक्ट 1992 सॉरी। सो रिहेबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 ये क्या बोलता है? So the Rehabilitation Council of India Act was enacted to oversee the training of rehabilitation professionals and established a central rehabilitation register for certifying these professionals। ठीक है, तो ये क्या था, काउंसिल इस्टेब्लिश की ताकि ये देख सके कि जो ट्रेनिंग चल रही है रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की वो कैसे चल रही है, और यहाँ पे एक सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर यहाँ पे वो सर्टिफाई कर बना सके टू सर्टिफाई दिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, कि ये RCI से सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स है और ये उससे सर्टिफाइड नहीं है। ठीक है, ये एक्ट कब लागू किया गया हमारा 1992 में। सो द रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया सर्व्स एज एपिक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसिंग प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कि ये एडवांस कर सके जो हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। ठीक है, जो डिसेबिलिटी की रिहेबिलिटेशन है उसमें ये एडवांसमेंट दे सके प्रोफेशनल्स को। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल वो यहाँ पे दिए गए हैं। रेगुलेटिंग ट्रेनिंग पॉलिसीज, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। द RCI इज टास्क्ड विद रेगुलेटिंग ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द रियलम ऑफ डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। ठीक है, कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उन ट्रेनिंग पॉलिसीज बनाएगी यहाँ पे डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के लिए। दिस इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स टू इंश्योर दे मीट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वो देखे कि भाई ट्रेनिंग की है और वो इंश्योर कर सके कि वो अब स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे क्राइटेरिया में यहाँ पे फिट होते हैं, मीट करते हैं उनको या नहीं जो प्रोफेशनल्स हैं। सो RCI अधिनियम 1992 था जो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में लागू किया। तो उसमें कहा था जो पुनर्वास पेशेवर थे, ठीक है, उनके जो प्रशिक्षण है उस पर यहाँ पे निगरानी रखने की कोशिश की गई। ठीक है, कि उनको पेशेवरों को प्रमाणित कैसे किया जाए, उनके लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर यहाँ पे स्थापित किया गया। ठीक है, और जो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम यहाँ पे बनाया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवार था। ठीक है, कि जो उसका व्यावसायिक है विकास है वो यहाँ पे हो सके, उसकी जिम्मेवारी इनके पास थी बेसिकली। तो इसमें क्या था इंक्लूड, प्रशिक्षण नीतियों का विनियमित करना। ठीक है, जो प्रशिक्षण की नीतियाँ थी उनको हम यहाँ पे कैसे विनियमित कर सकते थे। तो जो RCI ने विकलांगता के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण नीतियाँ थी और उनके जो कार्यक्रम थे उनको डिस्क्राइब किया गया कि उनको हम कैसा एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो काम जो था RCI को सौंपा गया था। तो इसमें प्रशिक्षण पहलों का विकास कैसे करना है और कार्यान्वयन उनका कैसे करना है, उनकी निगरानी यहाँ पे देखी जाती थी कि भाई ये अच्छे से इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थापित मानकों को पूरा कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं जो ये काम करने के लिए व्यावसायिक है यहाँ पे, हम उनको देख सके कि वो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को, ये क्राइटेरिया को मीट करते भी हैं या नहीं। स्टैंडर्डाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज यहाँ पे कुछ बनाए गए। सो इनका की गोल क्या था कि हम स्टैंडर्डाइज कर दें ट्रेनिंग कोर्सेज को ताकि वो जो प्रोफेशनल्स की वर्किंग है इंडिविजुअल के साथ जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं वो अच्छी हो जाए। ठीक है, उनको एक पहले से एक्सपीरियंस हो। दिस हेल्प इंश्योर अ कंसिस्टेंट एंड हाई क्वालिटी लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अक्रॉस द सेक्टर। ठीक है, और उनको क्या मिल जाएगा, एक हाई क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वो प्रोफेशनल्स हैं वो इस वर्क में उनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम स्टैंडर्ड, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए कि भाई इससे कम तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। सो द RCI एस्टैब्लिशेस एंड प्रिस्क्राइब्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, जो डिफरेंट प्रोफेशनल कैटेगरीज थी तो उन्होंने क्या किया कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिए कि जो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स है इतने तो यहाँ पे कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रोफेशन बनाना है अपना डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के लिए। सो दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेंटेनिंग अ बेस लाइन लेवल
ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज, ठीक है। तो ये क्या था, एक बेस लाइन लेवल यहाँ पे कंटेन करता था कि कितना कॉम्पिटेंस है यहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन कितना है और कितनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे लोग ले सकते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। फिर आ जाता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, सो द काउंसिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो वो जो काउंसिल ही है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कि वो रिकॉग्नाइज करे कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम वो ऑफर कर सकते हैं उस डिग्री को, डिप्लोमा को और उस सर्टिफाइड कोर्स को, ठीक है, जो हमारे डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन की वो देखेंगे प्रॉपर कि क्या ये कॉलेज है, ये स्कूल है, ये प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर सकता है क्या स्पेशल एजुकेशन को, ठीक है। जैसे आपको बीएडी करनी है तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं मिलेगी इंस्टीट्यूशन में, तो वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई हाँ इस कॉलेज में वो दी जा सकती है या नहीं है। सो दिस रिकॉग्नाइजेशन signifies that these institutions meet the established standards, ठीक है। तो वो देखते हैं कि क्या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, ठीक है, क्या वो अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या था, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण किया गया, ठीक है, ताकि जो प्रमुख लक्ष्य थे उनमें से विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उनका हम यहाँ पे मानकीकरण कर सके। इससे क्या होगा, पूरे क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण का सुसंगत और एक उच्च गुणवत्ता वाला सत्र हम यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, दूसरा हमने न्यूनतम मानक स्थिर कर दिए गए, ठीक है, कि ये इतने तो यहाँ पे न्यूनतम मानक आपके होने चाहिए, उसके बाद ही आप कोई योग्यता या विशेषज्ञता का हम आधारभूत जो स्तर है उसको बनाए रखने का योगदान दे सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास मिनिमम इतना लेवल होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है, अपना प्रोफेशन बनाने के लिए। जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको मान्यता देगी कि ठीक है कि वो कौन डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हमें दे सकता है स्पेशल एजुकेशन वाले प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो इनको पूरा करने के लिए भी जो कुछ मानक बनाए गए कि ठीक है ये मानक है, ये सब उनके पास होने चाहिए इंस्टीट्यूशन के पास, तभी वो इस टाइप की जो शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो फॉरेन से अगर क्वालिफिकेशन होती है तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन कैसे कर सकते हैं अब। तो आरसीआई हैज़ अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज फॉरेन डिग्री, ठीक है, वो फॉरेन डिग्री को रिकॉग्नाइज कर सके, उनका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कुछ भी, अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन ने या अगर किसी फॉरेन कॉलेज से वो डिग्री लेके आए हैं तो वो उनको इवेलुएट कर सके। दिस इंश्योर्स रिकॉग्नाइजेशन एंड इक्विवेलेंस फॉर प्रोफेशनल्स ट्रेंड इंटरनेशनली। वो क्या करते हैं, एक इंश्योर करते हैं यहाँ पे कि क्या वो इक्वली यहाँ इक्विवेलेंस है उनके पास कि जो यहाँ पे हम ट्रेन कर रहे हैं प्रोफेशनल्स को, ठीक है, वैसा ही उन्होंने फॉरेन में ट्रेन किया, तो क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये उसका रिकॉग्नाइजेशन का जो है राइट बोल सकते हैं हम, आरसीआई के पास यहाँ पे है। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, ठीक है। अब जो सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर काउंसिल है उसको ये कैसे मेंटेन करेंगे। सो द काउंसिल इज मैंडेटेड टू मेंटेन द सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, ठीक है, कि भाई इसी को मेंटेन करके रखना है। दिस रजिस्टर इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस दैट पोजेसेस रिकॉग्नाइज्ड रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो इंस्टीट्यूट्स हमारे होते हैं कि जो रिकॉग्नाइज है रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन देने के लिए, क्रिएटिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इसमें एक डाटाबेस टाइप होता है कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे जो क्वालिफाइड हो इस प्रोग्राम के लिए और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसकी एजुकेशन दे सकती हैं। सो इन समरी, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया plays a pivotal role in regulating and standardizing training programs। तो क्या है, एक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको स्टैंडर्डाइज करती है, मिनिमम एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करती है, ठीक है। जैसे स्पेशल एजुकेटर ही बनना है तो भाई मिनिमम आपके पास बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने सेट कर दिया, ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि ठीक है आपका ट्रेनिंग है तो आपके स्टैंडर्ड्स उसमें मैच हो रहे हैं, आपने ट्रेनिंग अच्छे से की है, ठीक है। जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है या फॉरेन क्वालिफिकेशन हम करके हैं तो उनको वो रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे वो देख के सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेंटेनिंग द सेंट्रल रजिस्टर टू इंश्योर द प्रोफेशनलिज्म एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। और वो मेंटेन करते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल रजिस्टर है ताकि वो प्रोफेशनलिज्म और जो क्वालिटी है सर्विस की यहाँ पे डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के उसको यहाँ पे इंश्योर कर सके, ठीक है।
तो जो विदेशी योग्यताओं की मान्यता है उनको चेक कर सके, ठीक है। जो विदेशी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्रदान की कोई डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी प्रमाण पत्र है, तो उनकी मान्यता या उनकी सक्षमता को सुनिश्चित करने का अधिकार आरसीआई के पास है। केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का जो रख रखाव है वो उनके पास है, ठीक है, कि वो देखे कौन कौन से योग्य पेशेवर है, कौन कौन से योग्य संस्थान हैं जो यहाँ पे इनकी एजुकेशन दे सकते हैं। तो संक्षेप में क्या है, जो भारतीय पुनर्वास परिषद परीक्षण कार्यक्रम है उनको माननीकृत कर, उनको जो देखभाल करनी है, उनको नियमित, ठीक है, उनकी न्यूनतम शिक्षा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जो मिनिमम लेवल मैंने बोला कि इस्टेब्लिश किया गया है कि टीचर्स को बनना, स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए आपका इतना मिनिमम लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कौन से कॉलेज में शिक्षा दी जा सकती है, उनके देने के क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो ये सब जो यहाँ पे क्या करता है हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद प्रशिक्षण, ठीक है, इसके लिए जिम्मेवार है। फिर आ जाता है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो द प्रोविजन आउटलाइन एम्फोसाइज द नीड ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये एम्फोसाइज करता है कि जो एक इंक्लूसिव और एक्सेसिबल एजुकेशन होनी चाहिए जो लोग हैं हमारे डिसेबिलिटीज के साथ। तो एक फ्री एजुकेशन यहाँ पे सपोर्ट की गई है, स्ट्रेसिंग द राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन एन अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट अंटिल दे आर 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। जब यहाँ पे बोला गया कि जब तक वो इस एक्ट में, ठीक है, PWD एक्ट में, कि अगर वो 18 साल के नहीं होते जब तक, तो उनको फ्री एजुकेशन एक अच्छे एनवायरनमेंट में दी जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उनको दी जाए, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड ऑफरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स और गार्डियंस टू अनेबल देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू अटेंड स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे उनको क्या है, फैसिलिटीज़ दी जाए ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, ताकि वो स्कूल अटेंड कर सके। या जो उनके गार्डियंस हैं उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सके, दिए जाने चाहिए फाइनेंशियल, जिससे वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, ठीक है। आर्किटेक्चरल एक्सेसिबिलिटी उनको देनी चाहिए, जो रिमूवल है, जो बैरियर्स हमारे आर्किटेक्चर्स में आते हैं, ठीक है। तो जो स्कूल, कॉलेजेस या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग या कोचिंग हमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या है, स्पेशल जो कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए कि कोई स्पेशल चाइल्ड वहाँ पे एंटर ना कर सके, वो उसके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल मटेरियल वहाँ पे इंश्योर होने चाहिए कि प्रॉपर सप्लाई ऑफ बुक है, यूनिफॉर्म है, या जो भी कोई मटेरियल है वहाँ पे जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को चाहिए होता है वो वहाँ पे है या नहीं है। तो ये सब इंश्योर करने को इन्होंने बोला, ठीक है। तो जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम है 1995, उन्होंने क्या बोला कि निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है, और परिवहन सुविधाएं देनी चाहिए। अगर नहीं, ठीक है, तो परिवहन की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। और अगर वो नहीं हो रहा तो उनको कुछ, उनकी फैमिलीज़ को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वो उनको स्कूल में छोड़ के जा सके। वास्तुशिल्प पहुँच यहाँ पे दी जानी चाहिए कि, ठीक है, जो स्कूल, कॉलेज या कई भी संस्थान है तो उसमें वास्तुशिल्प बाधाएं ना हो, ठीक है, कि जैसे चलने के लिए बस स्टेयर्स ना हो, ठीक है। साथ में वो यहाँ पे अगर व्हील चेयर पे जा रहे हैं तो उसके जाने के लिए भी एक प्रॉपर वे हो। शैक्षिक सामग्री वहाँ पे प्रोवाइड होगी, किताबें, वर्दी या कोई भी सामग्री है जो उनको चाहिए होती है वो वहाँ पे पूर्ण रूप से हो। स्कॉलरशिप्स उनको दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक सपोर्ट सिस्टम उनको मिल सके अपनी एजुकेशन में। ग्रिफिन्स रिड्रेसल देना चाहिए कि ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसके लिए उनको एक मंच देना चाहिए कि जहाँ पे वो जो पर्सन है डिसेबिलिटीज़ वाले, उनके पेरेंट्स हैं, उनको अगर कोई भी यहाँ पे इश्यूज फील होते हैं तो वो उसको डिस्कस कर सकें। एग्ज़ाम सिस्टम में मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि जो कुछ सुटेबल मॉडिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए जो जिससे जो eliminate purely mathematical questions for the benefit और blind students and those who have low vision, ठीक है, कि जो completely mathematical questions ऐसे बच्चों को ना दे कि जिनका विजन नहीं है अच्छे से, लो विजन है या जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्यूरिकुलम एक रिकन्स्ट्रक्ट होना चाहिए, उसको हमें उनके अकॉर्डिंग या, ठीक है, उन पर फोकस करने की, जो पर्सन है डिसेबिलिटीज़ के, उन पर फोकस करके बनाना चाहिए जो उनका क्यूरिकुलम है। ये नहीं कि हमने क्यूरिकुलम बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड का बना दिया और हम वो एजुकेशन उनको दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनकी नीड देखनी चाहिए, ठीक है, उनको क्या ज़रूरत है और कितने लेवल तक का वो यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हैं।
तो ये हमने दिया कि छात्रवृत्ति उनको दी जानी चाहिए, ठीक है। शिकायत निवारण मंच उनको दी जानी चाहिए, ठीक है। तो जो माता पिता की शिकायतें हैं उनका वहाँ पे समाधान हो सके कि जो विकलांग बच्चों को लेकर उनकी कोई सुविधाएं हैं। तो परीक्षा प्रणाली में संशोधन होना चाहिए कि जैसे जो नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले लोग हैं जिनको अच्छे से नहीं दिखता, तो उनको पूरी तरह से जो ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस है उनको पूरी तरह से मैथमेटिकल क्वेश्चंस वाला जो है एग्जाम एक नहीं देना चाहिए। पाठ्यक्रम का पुनर्गठन होना चाहिए कि जो उनका करिकुलम है उसको दोबारा से उनको रिवाइज करना चाहिए और देखना चाहिए भाई उनको कि किस चीज़ की नीड है और क्या उनके लिए समावेशी है और सुलभ है जो उसको वो अडॉप्ट कर सके, ठीक है। लैंग्वेज ऑप्शंस उनको देनी चाहिए। फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट टू टेक ओनली वन लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम टू एनहेंस देयर लर्निंग, ठीक है। जिनको अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है, सुनने से संबंधित कोई उनको प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उनको देना चाहिए कि वो एक ही लैंग्वेज रखिए अपनी, ओनली वन लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। उनके करिकुलम में एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए। These measures reflect a commitment to creating an inclusive and supportive educational environment that caters the diverse needs of students with disabilities. So, this aim to ensure that they have equal opportunities to access education, participate, and learning process to pursue their educational goals without encountering unnecessary barriers. तो ये क्या है, एक जो हम यहाँ पे समावेशी और सहायक शैक्षिक वातावरण बनाने की यहाँ पे प्रतिबद्धता दर्शाते हैं इस एक्ट में, ठीक है, कि उनको एक एक्सेस मिल सके एजुकेशन के लिए, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसकी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, ठीक है, और उसको अनावश्यक बाधाओं का सामना यहाँ पे ना करना पड़े और वो अपने जो शैक्षणिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सके, उनको समान अवसर प्राप्त हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। फिर आ जाता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। तो इसमें क्या गया है, अनेबल एंड एम्पावर टू अनेबल एंड एम्पावर पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, ठीक है, जो हमारे कवर किए गए हैं नेशनल ट्रस्ट में, टू लिव इज इंडिपेंडेंटली एंड फुल्ली पॉसिबल विद इन एंड क्लोज टू देयर कम्युनिटी, कि वो एक इंडिपेंडेंटली अपना जी सके। उनको इतना हम एनेबल कर दें, इनको इतना हम एम्पावरमेंट दे दें जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी सके अपनी कम्युनिटी में। उनको एक फैमिली सपोर्ट दे सके, टू स्ट्रेंथन फैमिली फैसिलिटीज़ दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ to live within their own lives and to assist those with disabilities who lack family support, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमें असिस्ट करना चाहिए जो डिसेबल है, ठीक है, बट उनके पास जो है फैमिली का सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो वो सपोर्ट यहाँ पे हमें प्रोवाइड करवाना है। सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस डायरेक्शन में काम कर रही है उनको हमें सपोर्ट देना, टू एक्सटेंड सपोर्ट टू रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑफर नीड बेस्ड सर्विस, ठीक है, जो वो नीड के अकॉर्डिंग सर्विसेज देती है टू फैमिलीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, डिसेबल लोगों की फैमिली को, तो उनको हमें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए। तो ठीक है, सक्षम और सशक्त बनाना चाहिए हम विकलांगों को, ठीक है, ताकि वो यथासंभव स्वतंत्र रूप से अपनी लाइफ जी सके। पारिवारिक सहायता देनी चाहिए, ठीक है, कि जो हम मजबूत कर सके विकलांग व्यक्तियों को उनके परिवार के भीतर रहने के लिए, ठीक है, कि उनको अपने परिवार को छोड़ के ना जाना पड़े, और उन विकलांग लोगों की सहायता करना जिसके पास परिवार का समर्थन नहीं है और जिसके पास एक फैमिली का सपोर्ट ही नहीं है, उनको हम यहाँ पे सहायता कर सकते हैं। संगठनों की सहायता, जो कुछ ऐसे संगठन है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, विकलांगों की हेल्प कर रहे हैं जो, ठीक है, तो उनको यहाँ पे उनको सहायता देनी चाहिए एंटी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्राइसिस अगर कुछ हो जाते हैं तो उसका सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है, टू प्रमोट मेजर ऑफ केयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, ताकि जिस पर्सन के पास को डिसेबिलिटीज़ है उसकी केयर प्रॉपर तरीके से हो जाए। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ देयर पेरेंट और गार्डियन, कि अगर उनका कोई पेरेंट है या गार्डियन है उसकी डेथ हो गई है तो उसको एक सपोर्ट मिल सके कि उसकी कोई केयर करने वाला हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियंस एंड ट्रस्टीज, उनके गार्डियंस और ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, टू इवॉल्व प्रोसीजर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियंस एंड ट्रस्टी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको प्रोटेक्शन चाहिए डिसेबिलिटीज़ वाले को, तो एक प्रोसीजर होना चाहिए कि हम अपॉइंट कर सके किसी गार्डियन को किसी ट्रस्टी को उसके साथ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, to facilitate the realization of equal opportunities
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है। ठीक है, हमें फैसिलिटेट करना है कि उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन हो, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उनको वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो जो संकट के टाइम पे है और तब उनको सहायता हमें यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, कि कोई अभिभावक है उसकी अगर मृत्यु हो जाती तो ऐसी स्थिति में उसकी देखभाल कौन करेगा, अभिभावक है या ट्रस्ट है उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। अगर मान लो ऐसे विकलांग हैं जिनको सुरक्षा की यहाँ पे ज़रूरत है, तो जो उनके अभिभावक हैं या ट्रस्टी है तो उनको नियुक्त करने के लिए एक प्रक्रिया हमें देखनी पड़ेगी कि किस प्रक्रिया के अंदर हम उनको नियुक्त करें। समान अवसर यहाँ पे हमें उनको देने होंगे कि ठीक है, उनके जो अधिकारों की सुरक्षा हो सके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अधिकार मिल सके और जो समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी है उसको सुविधाजनक बनाया जा सके कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सके, वो ज़्यादा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ना हो। ठीक है, इंसिडेंटल एक्ट्स यहाँ पे बनाने चाहिए टू अंडरटेक एनी अदर एक्ट दैट इज इंसिडेंटल टू द मेंशन्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर जो भी हमने ऑब्जेक्टिव मेंशन किए गए हैं अगर इनमें भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई कमी रह जाती है तो इंसिडेंटल एक्ट्स यहाँ पे बनाने चाहिए। सो दीज ऑब्जेक्टिव्स कलेक्टिवली रिफ्लेक्ट अ कमिटमेंट टू प्रमोटिंग the independence, inclusion and well-being of person with disabilities. ठीक है, to ensure that they have equal opportunities and access to necessary support services. So the National Trust plays a crucial role in facilitating a more inclusive and supportive environment for individual with disabilities. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, ऐसा environment बनाना चाहा इंडिपेंडेंट, इंक्लूसिव और उनकी वेल बीइंग के लिए जो डिसेबल पर्सन है, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, एक्सेस मिल सके उनके नेसेसरी सपोर्ट को। ठीक है, उनको सपोर्ट मिल सके और एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ के साथ वो हम उनको दे सकें। ठीक है, तो अगर उनके साथ वही है जो आकस्मिक कार्य कोई हो जाता है तो इसका भी कोई प्रोसीजर होना चाहिए कि उसके लिए हम कैसे उल्लेख करें। ठीक है, जो इन उद्देश्यों में हमने ऊपर की इन ऑब्जेक्ट में नहीं इंक्लूडेड है तो उसके लिए हम उसको कैसे उल्लेखित कर सकते हैं। सो इस उद्देश्य का सामूहिक रूप से क्या था कि स्वतंत्रता मिल सके, समावेशन हो सके, उनके कल्याण को हम यहाँ पे बढ़ावा दे सकें और यह हम सुनिश्चित कर सके कि उनके पास समान अवसर है, यहाँ पे उनकी पहुँच है आवश्यक सेवा तक। ठीक है, और जो नेशनल ट्रस्ट है विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी समावेशी और एक सहायक वातावरण उनको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा एनटी एक्ट। अब आ जाते हैं आरटीई एक्ट में, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, ये क्रूशल पीस है हमारे इंडियन लेजिस्लेशन का जो इनेक्ट हुआ था 4 अगस्त 2009 में। इसने इंश्योर किया था फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हमारी इंडिया में जो बच्चे थे 6 से 14 वर्ष के अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसकी हाईलाइट है वो आप देख लेते हैं। तो उसमें क्या था, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का बोला था 6 से 14 साल वाले बच्चों को, कोई फीस और चार्जेस नहीं लेने। ठीक है, उन्होंने बोला था कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी बच्चे को कोई फीस, ठीक है, या कोई चार्जेस या कोई एक्सपेंसेस हो। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होने चाहिए एडमिशन को लेके। स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है, तो जो स्पेशल ट्रेनिंग है is made for children above 6 years who have not been admitted to any school or are unable to continue studies to bring them up to a par with their class। ठीक है, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए, ठीक है, अनेबल है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम उनको भी उनके क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ले आ सकें। इन सच केसेस द चाइल्ड कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 14 ईयर्स टू कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो अब उस जैसे उसने लेट एडमिशन लिया है तो वो 14 ईयर्स के बाद भी जहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, जब तक कि उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, तो कहा था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, कोई शुल्क नहीं, ठीक है, होना चाहिए, कोई स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए एडमिशन के लिए।
कि ये करना पड़ेगा आपको। और विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए कि कुछ बच्चे रह गए जिनका 6 साल में एडमिशन नहीं हुआ, मान लो उनका 8 साल में हो रहा है, तो इनको विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। और उनको जो 14 साल में तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो अगर उनको 16 वर्ष भी लग रही है तो उनके एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करने के लिए उनको ये टाइम दिया जाना चाहिए। ठीक है। ट्रांसफ़र प्रोविज़न देना चाहिए कि अगर कोई स्कूल नहीं प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो जो हम चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर सके हैं किसी दूसरे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। ठीक है। एंटाइटलमेंट्स देनी चाहिए। ईच चाइल्ड इज एंटाइटल्ड विद फ्री टेक्स्ट बुक्स, राइटिंग मटेरियल्स एंड ए यूनिफॉर्म। ठीक है, उनको देना चाहिए कि फ्री टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल और यूनिफॉर्म हमें उनको देनी चाहिए। डिस्टेंस है जो स्कूल का, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड ए स्कूल विद इन 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 to 5th एंड विद इन 3 किलोमीटर फॉर डूज इन क्लास 6 to 8। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो 1 से 5 क्लास तक के बच्चे हैं उनको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर उनका स्कूल प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो 6 से 8 क्लास वाले बच्चे हैं, ठीक है, कक्षा वाले, तो उनको 3 किलोमीटर के अंदर अंदर उनका स्कूल होना चाहिए। ठीक है, दीज स्कूल्स आर टर्म्ड एज नेबरहुड स्कूल्स। सो प्राइवेट स्कूल की जो रिजर्वेशन है, तो 25% जो सीट है प्राइवेट स्कूल्स में उनको रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, जो फंड होंगी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट से। ठीक है, जो स्थानांतरण पर प्रावधान होना चाहिए कि किसी को ट्रांसफ़र लेना है। ठीक है, अगर प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए तो वो स्कूल या किसी अन्य सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में जाके अपनी एजुकेशन पूरा कर सके। ठीक है, उसको अधिकार है कि भाई उसको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वृद्धि देनी चाहिए। स्कूल से दूरी जो 1 से 5 कक्षा वाले बच्चे उनके लिए 1 किलोमीटर, और जो हमारे 6 से 8 कक्षा वाले उनको 3 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल प्रोवाइड कराना है। निजी स्कूल का जो आरक्षण है, तो उसमें 25% सीटें यहाँ पे जो है सरकार द्वारा वित्त पोषित RTI छात्रों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। So, regarding the implementation of no detention policy, a subcommittee was formed to assess the impact recommendation। ठीक है, तो जो नॉन डिटेंशन पॉलिसी है वहाँ पे, उसके लिए एक सब कमेटी यहाँ पे फॉर्म्ड की गई। तो उसमें क्या किया, इंट्रोडक्शन किया गया एग्जाम्स का। proposes an examination of class 5 and leaves it to the state and UT to decide the level, स्कूल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। और ठीक है, तो उन्होंने एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किए 5वीं कक्षा में। ठीक है, और उनका लेवल जो है वो स्कूल, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट उन पर छोड़ दिया। अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई चिल्ड्रन फेल हो जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सके। ठीक है, और अगर वो दोबारा से फेल हो जाता है तो हम उसका डिटेंशन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एक अपॉर्चुनिटी तो हमें देनी चाहिए। फिर आ जाते हैं एग्ज़ाम्स एट क्लासेस 6 and 7। तो जो 6 और 7 क्लास के एग्ज़ाम हैं, तो वो स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम होने चाहिए सभी लेवल पे। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम एट क्लास 8। तो जो प्रोसेस है एक्सटर्नल एग्ज़ाम की, वो क्लास 8 से स्टार्ट होने चाहिए विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। डिटेंशन में बी कंसिडर्ड इफ द चाइल्ड फेल्स अगेन। ठीक है, और तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने चाहिए क्लास 8 में। और अगर चाइल्ड एक बार फेल हो जाता है तो उसको एक चांस, तो अगर वहाँ पे भी फेल हो जाता है तो उसकी डिटेंशन को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सो द मिनिस्ट्री इज एक्टिवली कंसिडरिंग अमेंडमेंट्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द RTE एक्ट 2009 बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री है वो एक्टिवली कंसिडर कर रही है कि अमेंडमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। सेक्शन 16 है जो RTE का, बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन, जो ये उन्होंने रिकमेंडेशन दी है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस होना चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। 6-7 क्लास की एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइन दी है, और एक 8th क्लास के एग्ज़ाम के लिए उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइन दी है। ठीक है, तो नो डिटेंशन पॉलिसी यहाँ पे दी गई है। तो उसके लिए जो सिफारिश उन्होंने दी की वो देख लेते हैं। तो परीक्षाओं का परिचय की एग्ज़ाम होने चाहिए बच्चों के। सुधार का अवसर देना चाहिए कि एक बार अगर फेल हो जाता है तो उसको दूसरा मौका देना चाहिए। कक्षा 6 और 7 की जो है स्कूल आधारित परीक्षाएं यहाँ पे होनी चाहिए। और कक्षा 8 में जो है बाहरी परीक्षा का प्रस्ताव होना चाहिए। बाहरी परीक्षा इन द सेंस हम इसको बोर्ड की परीक्षा भी बोल सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम से बाहर होती है। तो ये सारी सिफारिशें इसमें दी गई थी। ठीक है,
फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC। सो द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारी IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इनिशिएटेड इन द अर्ली 1970s, 1970 से स्टार्ट इनिशिएट हो रखी है ये हमारी by the government, a significant effort to enhance educational opportunities for learners with disabilities in regular skills। ये देखता है कि भाई हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं हमारे, अगर उनको नॉर्मल स्कूल्स में हम पढ़ाएं, ठीक है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज स्कीम्स आर टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन की, एक इंक्लूसिव एजुकेशन वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है, ये इनका प्राइमरी गोल है। टू फैसिलिटेट द अचीवमेंट एंड रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि उनको एक अचीवमेंट वाली फैसिलिटी यहाँ पे दिला सके, रिटेंशन होनी चाहिए जिनके पास यहाँ पर डिसेबिलिटी है। इंश्योर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो इसमें क्या होता है, जो 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे दी जाती है फॉर वेरियस कॉम्पोनेंट्स एम एट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट, ठीक है, कि भाई हम जो पर्सन है डिसेबिलिटीज के साथ उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे यहाँ पे 100% तक, ठीक है। उनके रिसोर्स सेंटर्स को देखा जाएगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट इज अलोकेटेड फॉर एस्टेब्लिशिंग रिसोर्स सेंटर्स within schools. These resource centers serve as hubs for additional educational materials, assistant devices and trained personnel to support student with disabilities, ठीक है। उनको रिसोर्स मिलना चाहिए, ठीक है, कि उनको एजुकेशन का मटेरियल अलग से चाहिए है कुछ, ठीक है, कोई डिवाइसेस चाहिए हैं या कोई पर्सनल ट्रेंड जो है इंसान, उससे उनको गाइडेंस चाहिए, उनको हेल्प चाहिए है, तो ये सारे सपोर्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, वित्तीय सहायता दी जाएगी और संसाधन के केंद्र, ठीक है, ताकि उनको किसी संसाधन में कमी ना हो, वो यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। सर्विस और असेसमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे फंड्स आर एम्बार्क्ड फॉर कंडक्टिंग, तो फंड रखे जाएंगे कुछ ताकि हम सर्वे और असेसमेंट्स कंडक्ट कर सके, कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो चिल्ड्रन है विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, उनकी नीड्स क्या है, तो वो क्या करेंगी, एक हेल्प करेंगी, टेलर्ड इंटरवेंशंस एंड सपोर्ट, ठीक है, ताकि उनकी कोई जो कमियां उनको पूरा कर सके, उनका एक सपोर्ट मैकेनिज्म हम यहाँ पे बन सके। Purchase and production of instruction material. So this scheme recognize the importance of customized instructional material for student with disabilities, कि जो customized material है disabled students का, वो हम यहाँ पे बाय कर सके, ठीक है, उनको दे सके। फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सके कि अगर उनको कोई चीज़ परचेज करनी है, ठीक है, उनकी डाइवर्स लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग जो उनको चाहिए होती है, तो उसके लिए एक फाइनेंशियल यहाँ पे असिस्टेंट हम उनको दे सके। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स, ठीक है, जो टीचर है और उनकी ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। द सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट्स ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स, कि उनकी अच्छे से होनी चाहिए भाई ट्रेनिंग। दिस इन्वॉल्व्स इक्विपिंग एजुकेटर्स विद नेसेसरी स्किल्स, कि उनके पास नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनके डाइवर्स नीड्स को जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं पूरा कर सके। तो जो सर्वेक्षण है और मूल्यांकन है उसके लिए हमें धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से कर सके, उनकी आवश्यकताओं को हम समझ सके। शिक्षण सामग्री को जो खरीदना है अगर उनको, तो उनके लिए भी उनको वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। शिक्षकों का प्रशिक्षण कैसा है अब, ठीक है, कि टीचर्स कैसे हैं, प्रोफेशनल्स कैसे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे सुनिश्चित किया जाना चाहिए कुछ योजनाएं, ठीक है, उनके कौशल को सुनिश्चित करने के लिए भी। सो रिविजन टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, और एक इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए द स्कीम इज अंडरगोइंग अ रिविजन टू अलाइन विद द इवॉल्विंग कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स with disabilities into mainstream educational settings, fostering a supportive and equitable learning environment, ठीक है। तो इनको एक इक्वल लर्निंग एनवायरनमेंट देना चाहिए, ठीक है, मेन फोकस उनकी एजुकेशन सेटिंग्स पे रहना चाहिए जो डिसेबल्ड लोग हैं। सो इट रिफ्लेक्ट्स अ पैराडिज्म शिफ्ट इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, की जो राइट्स हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट के, उनको एक्सेस होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन में विद इन रेगुलर स्कूल, ठीक है, कि रेगुलर स्कूल्स में भी जो है उनकी एक्सेस होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ऐसी इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, लर्निंग अप्रोच। सो
बाई प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए, या जो असेंशियल कॉम्पोनेंट्स है वो उनको देनी चाहिए. द स्कीम एम्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एजुकेशनल लैंडस्केप दैट प्रमोट्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इस स्कीम्स के क्या हुआ, जो डेवलपमेंट है और पार्टिसिपेशन है डिसेबल स्टूडेंट्स का, वो यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा. सो समावेशी शिक्षा की दिशा में संशोधन यहाँ पे किया गया है. तो ये क्यों है, एक ये न्याय संगत शिक्षण के वातावरण के बढ़ावे पर जोर देती है, और क्या है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको प्रदान हो सके नियमित स्कूलों से भी, ठीक है, रेगुलर स्कूल में भी उनको एक क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे विकलांग छात्रों को प्रदान हो सके. तो ऐसा आदर्श बदलाव दर्शाती है ये एक्ट्स हमारे. ठीक है, तो आवश्यक घटकों के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए. ठीक है, योजना का लक्ष्य और एक समावेशी शिक्षण परिदृश्य बनाना है, ताकि उनको एक समावेशी शिक्षा मिल पाए. इसलिए हम उनको वित्तीय सहायता दे सकते हैं, जो कि छात्रों के समग्र विकास और भागीदारी को यहाँ पे बढ़ावा देता है. अब आ जाते हैं सर्व शिक्षा अभियान था जो हमारा. तो इसका गोल क्या था कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको अचीव कर सकें. ठीक है, इसका यूनिवर्सलाइजेशन मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इस एज ग्रुप में वो हम सभी को दे सकें. इज सेंट्रल टू सेवरल एजुकेशनल इनिशिएटिव्स. ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे जो एजुकेशनल इनिशिएटिव थे उनका एक केंद्र बना हुआ था. वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोग्राम लॉन्च टू रिकॉग्नाइज द गोल इज लाइकली द सर्व शिक्षा अभियान. ठीक है, तो उसके लिए ही एक हमने सर्व शिक्षा अभियान को यहाँ पे लॉन्च किया था, जो प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने का इनका एक लक्ष्य था. सो इट कवर्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें जो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कि एक अर्ली डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए हमें नीड की. ठीक है, फंक्शनल और फॉर्मल असेसमेंट होनी चाहिए सभी की, एजुकेशनल प्लेसमेंट होनी चाहिए, एड्स एंड अप्लायंसेस वहाँ पे पूरे होने चाहिए, सपोर्ट सर्विसेज पूरी होनी चाहिए, टीचर की ट्रेनिंग्स अच्छे से होनी चाहिए, रिसोर्स सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाना चाहिए, पेरेंटल ट्रेनिंग और कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होनी चाहिए. ठीक है, ताकि स्ट्रेंथन कर सके हम स्पेशल स्कूल्स को. आर्किटेक्चर बैरियर्स वहाँ पे नहीं होने चाहिए. ठीक है, आर्किटेक्चर बैरियर्स का यहाँ पे रिमूवल होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए उनके ऊपर प्रॉपर, उनका इवेल्युएशन होना चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए. जो गर्ल्स हैं डिसेबिलिटी के साथ उनको भी हमें अच्छे से उनकी प्रॉब्लम्स को कैटर करना चाहिए. ठीक है, तो क्या था कि इसके अंतर्गत जो घटते कि हम इनको उनकी डिसेबिलिटीज़ है या उनकी जो नीड्स उनका जल्दी पता लगाना, उनकी पहचान करना. ठीक है, उसका मूल्यांकन, प्लेसमेंट कराना, उनको उपकरण प्रदान करना, सेवाएं देना, अच्छी शिक्षा देना, संसाधन का समर्थन देना, व्यक्तिगत उनके ये योजनाएं बनाना, जो उनके अभिभावक हैं उनको प्रशिक्षण देना. ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से जो स्पेशल स्कूल्स है उनको बिल्ड करना. ठीक है, उनकी जो वस्तु संबंधित कोई बाधा उसको दूर करना, अनुसंधान बनाना, उनके जांचना और परखना कि उनकी क्या नीड्स है, क्या यहाँ पे वो चैलेंजेस फोकस कर रही हैं. और जो दिव्यांग लड़कियां हैं उनको भी हम उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009. तो माध्यमिक शिक्षा वो हमने एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए किया. अब हम देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में क्या है. तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन वॉज फ्रॉम 2009 to 2010. तो यहाँ तक के लिए इनकी इम्प्लीमेंटेशन थी. हाउएवर इट फोकसेस टू प्रोवाइड कंडीशंस फॉर एफिशिएंट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इक्विटी फॉर ऑल स्टूडेंट. ठीक है, ये फोकस करता है कि सबकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो और एक वैलिडिटी वहाँ पे सबको मिले. तो इसमें क्या था, एक मल्टी डायमेंशनल रिसर्च को इन्होंने प्रपोज किया था. ठीक है, टेक्निकल कंसल्टिंग वहाँ पे होनी चाहिए, बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और एक फंडिंग और एक सपोर्ट वहाँ पे बच्चों को जो है मिलना चाहिए. तो क्या था, एक बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श, जो विभिन्न कार्यान्वयन है और एक फीडिंग की सहायता इन सबको देनी चाहिए. तो कोर पर्पस यहाँ पे देख लेते हैं हम RMCA का. तो इसका कोर पर्पस क्या है कि एक क्वालिटी इंप्रूव कर सके ये एजुकेशन की जो सेकेंडरी लेवल पे है. ठीक है, और जो बैरियर्स है सोशल इकोनॉमिक है या डिसेबिलिटी वाले उन सबको हटा सके. यूनिवर्सल एक्सेस है जो सेकेंडरी एजुकेशन को वो ये प्रोवाइड कर सके बाय द ईयर 2017 विच इज़ द 12th 5-year प्लान. ठीक है, जो हमारे एक
12th 5 ईयर प्लान में शामिल था। ठीक है, जो क्या था इसका मुख्य उद्देश्य कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके, जो लिंग या सामाजिक आर्थिक या विकलांगता की जो बाधा है उनको दूर कर सके, और जो 2017 तक है माध्यमिक शिक्षा का स्तर है वहाँ तक सबकी पहुँच हो सके, बल्कि वर्ष 2020 तक छात्रों को सार्वभौमिक प्रतिगामी का महत्वाकांक्षी जो है लक्ष्य इनको अचीव करना है। ठीक है, अब आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो डिसेबल है सेकेंडरी स्टेज पे। सो द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज हैज़ बीन लॉन्च इन ईयर 2009-10। तो ये स्कीम रिप्लेस करती है जो इससे पहले स्कीम थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन में थी, एंड इट प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन द क्लास 9th to 12th। So this scheme now समस्त बाय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, उसके अंदर ये आती है फ्रॉम 2013। सो द स्टेट एंड यूटीज आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ सबसमिंग अंडर RMSE। ठीक है, सो इसका एम क्या था, तो ये जो हमने स्कीम देखी तो ये 2009 या 10 में की गई थी, ये कि सेकेंडरी एजुकेशन है जो बच्चे की सेकेंडरी स्टेज पे डिसेबल्ड पर्सन है, स्टूडेंट्स है, उनकी नीड्स को कैसे देख सकते हैं। जैसे हमने प्राइमरी लेवल पे किया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो ये यहाँ पे आ गया माध्यमिक लेवल पे। ठीक है, तो सेकेंडरी लेवल पे जो आता है तो उसको लिए हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, और ये किसके अंदर आती है, हमारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर ये आती है। इसका एम क्या है कि ये अनेबल कर सके जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं कि वो अपना फर्दर जो 4 ईयर्स का एक सेकेंडरी स्कूलिंग है वो अच्छे से कंप्लीट कर सके आफ्टर कंप्लीटिंग 8 ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री। ठीक है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन तो उन्होंने प्राप्त कर ली है, उसके बाद जो उनकी सेकेंडरी एजुकेशन है उसको भी वो अच्छे से ले सके इन एन इंक्लूसिव एंड अनेबलिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके लिए जो इंक्लूसिव और अनेबलिंग एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो जो माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए एक समावेशी शिक्षा वो दे सके। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था कि जो विकलांग छात्र हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूल शिक्षा तो पूरी कर ली है, तो अब वो जो माध्यमिक शिक्षा है उसको भी वो अच्छे से पूरा कर सके। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है, किसी भी लोकल बॉडी के या जो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में हो, और जिनको डिसेबिलिटीज़ हो कोई भी डिफाइंड अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 में डिफाइन की गई है, और एंड द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में इन द क्लास 9th to 12th। ठीक है, जैसे हो गया ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, कर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन है, कोई मेंटल इलनेस है, ऑटिज्म है, ठीक है, या कोई cerebral palsy है, या ठीक है, एंड मी इवेंचुअली कवर स्पीच इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये अगर उसके पास कोई ऐसी डिसेबिलिटी है तो ये उन छात्रों को, उन बच्चों को कवर करती है जो सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी स्टेज पे पढ़ रहे हैं इन डिसेबिलिटीज़ के साथ। ठीक है, गर्ल विद डिसेबिलिटीज रिसीव स्पेशल फोकस टू हेल्प देम गेन एक्सेस। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे स्पेशल फोकस किया जाता है, जिनके गर्ल्स हैं डिसेबिलिटीज़ वाली। ठीक है, ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन यहाँ पे, अच्छी सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे ले सके। ऑल्सो टू इन्फॉर्म एंड गाइडेंस फॉर डेवलपिंग देयर पोटेंशियल, सेटिंग अप ऑफ मॉडल इंक्लूसिव स्कूल्स। ठीक है, ताकि वो इंक्लूसिव स्कूल्स के अच्छे मॉडल सेटअप कर सके इन एवरी स्टेट। ठीक है, बाय इन्वेस्टेड अंडर द स्कीम के अंदर। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो सरकारी स्कूल में माध्यमिक स्तर पर बच्चे पढ़ते थे उसमें अगर कोई एक या एक से अधिक विकलांगताएं थी कक्षा 9 से 12 तक लेके, ठीक है, जैसे कम दृष्टि, श्रवण दोष, चलने फिरने में अक्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, ठीक है, तो उनकी जो है मदद करने पर ध्यान दिया जा सके। जो विकलांग लड़कियां उनकी भी मदद पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जा सके, तो माध्यमिक विद्यालय तक पहुंच प्राप्त करें, साथ ही उनकी क्षमता विकसित करने की जानकारी और एक मार्गदर्शन यहाँ पे उनको वो प्रोवाइड करते थे। ठीक है, फिर आ जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज़। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसको देख लेते हैं, द सार्वजनिका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन डिसेबिलिटी एजुकेशन 1994। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क में क्या आ गया था, जो डिसेबिलिटी एजुकेशन थी 1994 में ये
थी हुई थी हमारी, ये एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस देती है हमें ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो एक ग्लोबल लेवल पे, तो की प्रिंसिपल्स हैं जो हाईलाइट करते हैं अंडरस्कोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। कि इसका जो की पॉइंट है कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो एक्सेसिबल हो सभी के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डाइवर्स नीड्स एंड एबिलिटीज़, ठीक है। हियर आर सम ऑफ द पॉइंट, तो जो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बेसिक राइट टू एजुकेशन सबके पास होना चाहिए, एवरी चाइल्ड इज रिकॉग्नाइज्ड टू हैव फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, सभी के पास जो है अपना एजुकेशन लेने का राइट है, ठीक है। जो विकलांगता शिक्षा पर कार्रवाई के लिए एक इस्लामा का वक्तव्य है, जो उसकी रूपरेखा 1994, तो उसके बारे में देखते हैं। उसके जो वैश्विक चर्चा में एक ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे जो मुख्य सिद्धांत थे वो क्या थे कि सभी बच्चों को उनकी विविध आवश्यकता और क्षमताओं के बावजूद एक सुलभ शिक्षा पे मिलनी चाहिए। शिक्षा का मूल अधिकार है कि प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार यहाँ पे है। तो जो डाइवर्सिटी है चिल्ड्रन को, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे में अपनी यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं, इनके इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, या उनकी लर्निंग नीड्स होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, कि चिल्ड्रन है जो स्पेशल एजुकेशनल नीड है उनकी, तो उनको एक्सेस होनी चाहिए रेगुलर स्कूल्स में, ठीक है, जहाँ पे एक इंक्लूसिव पेडागोजी को फॉलो करते हो। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए इंक्लूसिव स्कूल्स की, ठीक है, कि ये नहीं है बस खाली एक इंक्लूसिव पेडागोजी वहाँ पे बोल रही है, उनका इफेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर स्कूल्स में विद इन इंक्लूसिव एथोस। तो क्या है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माने गए हैं इनडिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स को कम करने के लिए। फिर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रायोरिटाइज कर सके इंक्लूसिव एजुकेशन को, ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू लॉ और पॉलिसी, ताकि वो इंक्लूसिव पॉलिसी है एजुकेशन की, उसको एक लॉ या पॉलिसी में यहाँ पे कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो बच्चों की विविधताएं, क्योंकि हर बच्चे में अलग विविधताएं होती हैं, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को नॉर्मल स्कूल जो होते हैं वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए। समावेशी स्कूलों का प्रभावशीलता, कि जो है समावेशी स्कूल है उनकी प्रभावशीलता होनी चाहिए, उनमें दम होना चाहिए कि उनका इफेक्ट है अच्छा एक। सरकार की प्राथमिकता है, ठीक है, सरकार को चाहिए कि प्राथमिकता दे समावेशी शिक्षा को, इसको एक किसी कानून या नीति में वो शामिल इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, रिकमेंडेशन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए अपने एजुकेशन में, टू शोकेस इफेक्टिव इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि वो अपनी इफेक्टिव इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को शोकेस कर सके। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए, कि वो एक्सचेंज कर सके कंट्रीज़ में डेट हैव एक्सपीरियंस इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इसके लिए एक कोलैबोरेशन होना चाहिए इंटरनेशनली। प्लानिंग होनी चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम ऐसे मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर सके जो अच्छे से प्लान कर सके, मॉनिटर कर सके और इवेलुएट कर सके जो एजुकेशनल प्रोविजंस हैं बच्चों के या अडल्ट के। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, हमें एनकरेज करना चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके पेरेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए उनकी एजुकेशन प्रोसेस में, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन टीचर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम में, ताकि हम इक्विप कर सके टीचर को उसकी इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। तो क्या क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उसके पास होना चाहिए, प्रदर्शन की परियोजनाएं हमें उसके लिए अच्छी बनानी चाहिए, योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन करना चाहिए, हितधारकों की भागीदारी, ठीक है, जो उसका हित चाहते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, शिक्षक शिक्षा में निवेश, ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इनको, ठीक है। जो प्रदर्शन परियोजनाएं हैं, ठीक है, तो उनमें विकास होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, ताकि हम आदान प्रदान कर सके, ठीक है, अनुभव रखने वाले देशों के साथ। योजनाएं और मूल्यांकन होना चाहिए, कि जैसे कि बच्चे हैं और बेशक हैं उनके जो शैक्षणिक प्रावधान है, ठीक है, उसको एक निगरानी रख सके और इसका मूल्यांकन हम कर सके, ठीक है। जो हितधारक हैं किसी भी विकलांग व्यक्ति के, तो उनका एक सक्रिय भागीदारी जो हो सके वो हम प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक शिक्षा में निवेश, ठीक है, तो जो शिक्षकों की शिक्षा है उसमें निवेश करना चाहिए, ताकि वो समावेशी प्रथाओं के लिए अच्छे से तैयार हो सके, ठीक है। अब आ जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006। तो जो ये एक्ट था, ये एक बहुत क्रूशल और इंटरनेशनल ट्रीटी थी, ठीक है, ये डेडिकेटेड
टू द सेफ गार्डिंग ऑफ द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो जो डिसेबिलिटी, जो विकलांग लोग थे, उनके राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटी थी। ठीक है, तो स्विफ्ट ग्लोबल सपोर्ट, इसके लिए एक ग्लोबल सपोर्ट का स्विफ्ट हुआ गया। ठीक है, ये रिमार्केबली रैपिड बैंकिंग मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट क्विक सपोर्टेड ह्यूमन राइट। तो ये क्या था, एक वन ऑफ द मोस्ट क्विकली सपोर्टेड, इसको जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मिला इस ट्रीटी को, तो इसको हम मोस्ट क्विकली सपोर्टेड ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट एक अपनी हिस्ट्री में बोल सकते हैं। एज इट रिसीव्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, रीजनल ग्रुप्स, हाईलाइटिंग द यूनिवर्सल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, कि हमें जो इन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा है कि इसको एक यूनिवर्सल रिकॉग्नाइजेशन दिया आपने, कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी भी एक अच्छे से इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, उनके राइट्स होने चाहिए, उनके डिग्निटी की यहाँ पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये इन्होंने काम किया था। एक ट्रीटी थी जिसमें प्रोटेक्शन की गई जो डिसेबल लोग थे उनके राइट्स की, उसके पे बात की गई। ठीक है, तो क्या था, जो विकलांग व्यक्ति थे उनके अधिकारों पर थी जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, और इसमें क्या था, तीव्र वैश्विक समर्थन इसको मिला था। फास्टेस्ट हम बोल सकते हैं कि जब इन्होंने ये ट्रीटी अपनी बताई तो इसको बहुत तेज़ी से समर्थन मानवाधिकार द्वारा एक तरफ से बताया गया। इसको सभी क्षेत्रीय से मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ, जैसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, क्या किया था इसने, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्व की एक सार्वभौमिक मान्यता पर प्रकाश डाला था कि उनको भी एक उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए जो डिसेबल्ड लोग हैं। ठीक है, इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है, सो तो जो प्राइमरी पर्पस है इसका वो था कि हम प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और इंश्योर कर सके जो फुल और इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी सभी लोग क्या कर सके, फुल एंजॉयमेंट कर सके, तो एक इक्वल एंजॉयमेंट कर सके, कि उनको कंप्लीटली और इक्वली इंजॉय कर सके, एंड जो फंडामेंटल फ्रीडम्स मिली है इंडिविजुअल को विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कि अगर कोई डिसेबल्ड है या नहीं है, बट जो उनको फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सबको वो इक्वली इंजॉय कर सके, तो ये इनका एम था। इट इज़ डिजाइन टू फोस्टर रिस्पेक्ट टू द इनहेरिटेड डिग्निटी, कि वो जो उनकी डिग्निटी है उसको रिस्पेक्ट दे, रिकोगनाइज दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड हैव द सेम राइट, कि उनके पास भी सेम राइट्स होने चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए एज एवरीवन एल्स, कि जो सभी के पास है। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सो द कन्वेंशन एड्रेसेस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज क्रूशल टू द वेल बीइंग and inclusive of person with disabilities. So this include health, education, employment, access, justice, personal security, independent living and access to information. तो क्या बोला गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होनी चाहिए उन सभी के लिए, कि उनकी हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी एम्प्लॉयमेंट से, उनकी एक्सेस है क्या सभी जस्टिस में, एक्सेस उनको जस्टिस की होनी चाहिए, सिक्योरिटी यहाँ पे उनको मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट लिविंग उनकी होनी चाहिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन उनको सारी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनके पर्पसेस थे। ठीक है, क्या थे उनके उद्देश्य, कि हम पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा दे सके, मौलिक अधिकारों का, ठीक है, सुरक्षा कर सके, और ये उनको सुनिश्चित कर सके इनको, और उनकी अंतर्निहित गरिमा का, जो गरिमा उनकी डिग्निटी है उसके प्रति सम्मान को बढ़ावा दे सके यहाँ पे, ये यहाँ का एक उद्देश्य था। और दूसरा था कि व्यापक कवरेज। ठीक है, कि उनके जो सारे क्षेत्र हैं, उनका या स्वास्थ्य हो गया, उनकी शिक्षा होगी, रोजगार, न्याय, कुछ भी है, व्यक्तिगत सुरक्षा होगी, तो सभी की उनकी एक कवरेज होनी चाहिए यहाँ पे, सभी तक उनकी। ठीक है, ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे एक अप्रोच दी गई थी कि जो डिसेबिलिटी है तो उनको भी एक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे उनके साथ नहीं होनी चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए दैट इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ कैन फुली पार्टिसिपेट इन सोसाइटी विद इक्वल ऑन इक्वल बेसिस विद अदर्स। ठीक है, कि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, उनके ह्यूमन राइट हैं जो रिजर्व रह सके, ऐसा नहीं है कि उनके ह्यूमन राइट तो है लेकिन उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट कर सके अपनी सोसाइटी में इक्वल बेसिस पर, उनको इक्वालिटी मिले। ठीक है, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं पार्ट है टू द कन्वेंशन commit to incorporating its principle into their national laws and policies,
दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग स्टेप्स टू एलिमिनेट बैरियर्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एलिमिनेट करते हैं कि जो बैरियर्स हैं कोई भी, हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, किनकी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, तो जो कोई भी विकलांग व्यक्ति है अगर उसके अगेंस्ट कोई भी बैरियर है तो यहाँ पे हमको उनको एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, तो एक मानव अधिकार का ढांचा है यहाँ पे कि जो विकलांग व्यक्ति है दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में पूरी तरह से एक तो भाग ले सके, और दूसरा राष्ट्रीय कार्यान्वयन हो सके कि जो देश इस कन्वेंशन के पक्षकार है, इसके हित में है कि भाई हाँ ये सही है, तो वो इसके जो सिद्धांत है उनको अपने राष्ट्रीय कानून और नीतियों में शामिल कर सके, ताकि जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ बाधाएं हैं और ये भेदभाव है उनको हम ख़त्म यहाँ पे कर सकें। ठीक है, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम मॉनिटर कर सके जो राइट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की। ठीक है, कि जो किसी विकलांग के राइट है हम उनको मॉनिटर कर सके, उनकी निगरानी कर सके कि क्या वो फॉलो हो रहे हैं। दिस कमेटी रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट पार्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द कन्वेंशन एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस टू इंश्योर इट्स इफेक्टिव एप्लीकेशन। तो इन्होंने क्या किया कि ये प्रयोग भी करती है कि क्या वो जो निगरानी तंत्र है, तो इसमें क्या बोला गया कि जो विकलांग व्यक्ति है उनके अधिकारों पर सीमित समिति शामिल है। ठीक है, कि एक जो निगरानी होनी चाहिए कि जो विकलांग व्यक्ति है उनकी जो राइट्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड क्या था नेक्स्ट उसमें, सो दिस कमेटी रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स। ये रिव्यू करती है कि जो स्टेट्स की प्रोग्रेस है वो कैसी है यहाँ पे, कि वो कितने हद तक इम्प्लीमेंट कर पाए इस कन्वेंशन को, और एक गाइडेंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकी है, एक इफेक्टिव एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें कि यह समिति जो है कन्वेंशन को लागू करने में राज्यों की पार्टियों की प्रगति को देखती है कि कितनी फास्टेस्ट स्टेट से उसने प्रगति की है, या समीक्षा करती है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की, और इसके प्रभावी अनुप्रयोग जो है उनको सुनिश्चित करने के लिए भी यहाँ पे एक मार्गदर्शन ये प्रदान करती है। फिर आ जाता है द UNCRPD। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ये रिप्रेजेंट करता है स्टेप टुवर्ड फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, समावेशिता, समानता और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा को यहाँ पे बढ़ावा देने का भी ये एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कुछ थे जो उनको अचीव करने थे। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट 2000 में जो हुई थी, उनके कुछ एम्स है, टारगेट है जो एक ग्लोबल लेवल पे उन्होंने की है ताकि वो इम्प्रूव कर सके लोगों की वेलबींग को। ठीक है, तो पहला टारगेट क्या था कि वो जो प्रपोर्शन है एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली उनकी पॉपुलेशन को हाफ कर सके। दूसरा टारगेट क्या था कि जो वो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, वो कर सके, एक डिसेंट वर्क दे सके सभी को। फिर जो हंगर है उसकी पॉपुलेशन को हाल्फ कर सके। ठीक है, तो ये काम हो गए हमारे एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर वाले। फिर आ जाता है हमारा अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की प्राइमरी एजुकेशन है तो सभी बच्चों की जो है, सभी बॉयज़ की और गर्ल्स कंप्लीट करें अपनी फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। ठीक है, ये इसका 4th टारगेट था। तो जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य था, तो ये वैश्विक चुनौतियों की श्रृंखला का समाधान करना था कि जो विश्व भर में जो चुनौतियां उनका समाधान कैसे करते हैं। तो जो चरम गरीबी और भूखमरी के अनुकूलन उनका पहला लक्ष्य था कि जो अधिक गरीबी में रहने वाले उनको उनके अनुपात को यहाँ पे आधा कर दे। ठीक है, सभी लोगों के लिए उत्पादक का रोजगार देके कि अब सभी को एम्प्लॉयमेंट मिले और एक अच्छा कार्य मिले उनको, डिसेंट वर्क उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भूख से पीड़ित लोग थे उनके अनुपात को भी यहाँ पे आधा करने के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, फिर था सुनिश्चित कि ना जो प्राथमिक शिक्षा में भी उन्होंने काम किया कि जो सुनिश्चित करें कि जो सभी लड़के लड़कियां हैं अपनी प्राथमिक स्कूल की जो शिक्षा है उसको कंप्लीट करें, उसको पूरा करें। ठीक है, फिर आता है अब जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो उनका था टारगेट नंबर 5 ताकि वो एलिमिनेट करते डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, कि तो 2005 से पहले जो है डिस्पैरिटी है जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, और उसको जो है वो एलिमिनेट कर सके, और 2015 से 2015 तक तो जो है वो सभी लेवल पे जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको ख़त्म कर दे।
टारगेट 6 यहाँ पे था इंश्योर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, ठीक है, कि वुमेन्स के लिए भी जो है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या गया, टारगेट 7 रखा गया, ठीक है, कि हम रिडक्शन कर सके 2/3 में चाइल्ड मोर्टेलिटी में बिटवीन 1990 टू 2015 द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, कि जो मोर्टेलिटी रेट्स है चाइल्ड का उसको भी हम यहाँ पे 2/3 तक डिक्रीज कर सके, हम इम्प्रूव कर सके मैटरनल हेल्थ को। तो 8th टारगेट यहाँ था कि रिड्यूस बाय 3/4, ठीक है, बिटवीन 1990 टू 2005 जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है, ठीक है, उनकी मैटरनल हेल्थ है उनको 3/4 तक यहाँ पे रिड्यूस कर सके। फिर था हमारा कि कैसे कॉम्बैट करें हम HIV से, एड्स से, मलेरिया से या कोई और डिजीज़ हैं। तो टारगेट 9 रखा गया टू हाल्ट एंड बिगिन टू रिजर्व द स्प्रेड ऑफ HIV, ठीक है, कि उसको रोकना है, उसकी बिगनिंग है, उसको कैसे रख रखाव करना है जो हमारा HIV या एड्स का स्प्रेड है। टारगेट 10 रखा गया, ठीक है, कि हम जो इंसिडेंस है मलेरिया का या कोई भी मेजर डिसीज़ का उसको कैसे हॉल्ट और रिवर्स यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य 5 जो समानता के लिए था, यहाँ पे महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भी था। तो जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में उनको हमें बोला कि 2005 तक इक्वालिटी मिल जानी चाहिए और 2015 तक यहाँ पे उनको सभी स्टेजेस पे इक्वालिटी मिल जानी चाहिए। महिलाओं को समान रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, यह टारगेट 6 था, ठीक है। फिर बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए लक्ष्य 7 था कि 1990 से 2015 के बीच जो है 5 वर्ष से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर है उसको 2/3 तक यहाँ पे हम कम कर सकें, ठीक है। फिर मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए बोला गया कि जो 1990 से 2015 के बीच माता की जो मृत्यु का अनुपात है उसको 3/4 तक हम कम कर सके, ठीक है। फिर आता है हमारा HIV, एड्स, मलेरिया या किसी बीमारी से मुकाबला करने के लिए। तो उनका लक्ष्य था 9 कि जो HIV या एड्स है उनके प्रसार को रोके और उनको उल्टा हम कैसे कर सकते हैं। फिर 10th था हमारा मलेरिया, इसको भी कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं और उसको कैसे हम उल्टा करना स्टार्ट कर सकते हैं। टारगेट 11 था हमारा इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू कंट्री पॉलिसीज़, की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमारी कंट्री की पॉलिसीज़ में होनी चाहिए एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसी और प्रोग्राम्स में होनी चाहिए एंड रिवर्स द लॉस ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, और जो लॉस हुआ है हमें एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का हम उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट 12 था हमारा रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, अचीविंग बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द रेट ऑफ लॉस, कि 2010 तक हमें एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे रिडक्शन चाहिए अपने बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में। फिर टारगेट नंबर 13 था हाउ द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, जो बेसिक सैनिटेशन या सेफ ड्रिंकिंग वाटर है जो पॉपुलेशन के पास नहीं पहुंचती है उसको हमें बिल्कुल हाफ कर देना था, ठीक है। टारगेट 4 था अचीव करना था हमें इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स, ठीक है, जो 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स थे उनकी लाइफ में जो है हमें इम्प्रूवमेंट करनी थी बाय 2020, ठीक है। तो क्या था लक्ष्य 11 हमारा कि जो पर्यावरण से नुकसान है उसको उल्टा करना है और जो सिद्धांत है हमारे सतत विकास के उसको नीति और कार्यक्रमों में हमें इंक्लूड करना ताकि हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। लक्ष्य 12 था हमारा कि जो 2010 तक जैव विविधता की हानि को हमें कम करना था, हानि की दर में उल्लेखनीय हमें कमी लेके आनी थी। लक्ष्य हमारा 13 था कि सुरक्षित पेयजल और जो बुनियादी स्वच्छता की स्थायी पहुँच है जिसमें पहुँच नहीं थी अब तक जनता की, उसके अनुपात को आधा करना है, ठीक है। फिर लक्ष्य 14 था हमारा कि जो 2020 में कम से कम 100 मिलियन झुग्गीवासी लोग हैं उनकी लाइफ में एक सुधार करना है। कि यहाँ पे आधा करने से मतलब है कि अगर पहले 100 लोगों को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है खाना पानी तो हमने कम से कम ये अनुपात 50 तक लेके आना है कि हमने 50 लोगों को तो ये अच्छा यहाँ पे खाना पानी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है।
टारगेट 15 था हमारा कि डेवलप कर सके एक ओपन रूल बेस्ड प्रिडिक्टेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिशनल और फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। टारगेट 16 था कि हम एड्रेस कर सके जो स्पेशल नीड्स हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कि उनकी कोई स्पेशल नीड्स है तो उनको एड्रेस कर सके। लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं या जो स्मॉल आइसलैंड्स हैं उनके स्टेट्स हैं। फिर टारगेट 17 आता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो डेब्ट हैं उनको हम कैसे डील कर सकते हैं। टारगेट 18 आता है, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको हम एक अफोर्डेबल असेंशियल ड्रग्स हैं जो चाहिए होती है उनको अफोर्डेबल रेट्स पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, so the MDGs has significant impact on global development efforts. They were succeeded by the Sustainable Development Goals in 2015, which provide a more comprehensive and integrated framework for sustainable development. तो ये सारे टारगेट्स थे। तो क्या क्या था, उन्होंने सक्सेस मिल गई थी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे 2015 तक वो उन्होंने अचीव कर लिए थे और ये एक ग्लोबल लेवल पे इन्होंने टारगेट्स बनाए थे। तो टारगेट 15 क्या था हमारा कि जो वित्तीय प्रणाली है, ठीक है, हमारे जो फाइनेंशियल है बेसिकली उसको हम बिना किसी भेदभाव के हम कर सके, ठीक है, कि उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लक्ष्य 16वां लक्ष्य था हमारा कि जो कम विकसित देश हैं तो उनकी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, विशेष ज़रूरतें उनको कैसा पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य 17 था हमारा कि जो डेवलपिंग देश है विकासशील देश है उनका जो ऋण है उससे हम कैसे निपट सकते हैं जो वो कर्ज लेते हैं, ठीक है। लक्ष्य 18 था हमारा कि जो फार्मास्यूटिकल उद्योग थे, ठीक है, जो दवाइयाँ वगैरह जो मिल पा रही थी तो उनकी पहुंच हम कैसे आसान कर सकते हैं विकासशील देशों तक ताकि वो उनको अच्छे मतलब कम रेट्स में वहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो इसका एक बहुत विकास के जो प्रयासों का इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा है और 2015 में सतत विकास लक्ष्यों में इनको जो सफलता मिल भी गई है, ठीक है। तो ये एक बहुत एक व्यापक और एकीकृत ढांचा हमें यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है इनकम स्ट्रैटेजीज। तो जो एशिया और पैसिफिक डेकेट्स हैं जो पर्सन है विद डिसेबिलिटीज, तो द एशिया एंड पैसिफिक डेकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2013 to 22 is an initiative aimed at promoting the rights of well-being of person with disabilities in the region। तो वो इस रीजन में जो पर्सन है डिसेबिलिटीज वाले, ठीक है, एशिया एंड पैसिफिक डेकेट वाले, तो उनकी वेलबींग को प्रमोट करते हैं। तो उनके जो उन्होंने इंटर गवर्नमेंटल या जो रिव्यू थे उनकी मीटिंग में तो वो क्या क्या थे। तो द मीटिंग टुक प्लेस इन बीजिंग and was organized by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific in cooperation with China Disabled Person Act, ठीक है, फेडरेशन। तो इन सब ने इसको इस्टेब्लिश किया। It served as a midpoint review to assess the progress made by member states during decade 2013 to 22 with regard to the income strategy, ठीक है। ये क्या करते थे, रिव्यू करते थे कि जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई है 2013 से 22 वाली तो उसकी स्ट्रेटजीज में कितनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। तो ये रणनीतियाँ इनकी बैठक इन्होंने मिलके इनकी बैठक की थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, ठीक है, एशिया का, फिर प्रशांत द्वारा चीन विकलांग व्यक्ति संघ, तो इनके संयोग से ये बैठक आयोजित हुई थी। और जो इनकी नीतियाँ थी 2013 से 2022 वाले संबंध में तो उन्होंने देखा था कि इनमें कितनी प्रगति यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिव्यू करना था कि जो प्रोसेस हमने बनाई थी इसकी मेंबर स्टेट्स ने कि जो इस स्ट्रेटजीज में तो वो उसकी डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ठीक है। रियलाइजेशन देखा था, ठीक है, डिस्कस द रियलाइजेशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन की जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके राइट्स हैं, जो राइट्स हैं क्या वो उनको मिल भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोर किया था उन्होंने फ्यूचर पॉलिसीज़ जो उन्होंने जो डिसेबिलिटीज़ इंक्लूसिव सोसाइटीज़ के लिए बनाई थी, ठीक है। एक अलाइनिंग थी विद 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इनकम स्ट्रेटजीज, ठीक है।
तो उन्होंने क्या बोला था, एक एजेंडा बनाया था 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए इनकम स्ट्रेटजीज में। एड्रेस किया था कि कोई गैप या जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमारी एम्पावरमेंट में जो इंक्लूसिव पर्सन है डिसेबिलिटीज़ के साथ उनके लिए, ठीक है, उनके कोई गैप है या कोई चैलेंजेस आ रहे हैं इन स्ट्रेटजीज़ में, उनको इन्होंने एड्रेस करने की, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि कोई प्रगति कितनी हुई है इस रणनीति कि उनको देख सके, ठीक है, उनके व्यक्तियों के अधिकार की प्राप्ति अच्छे से हो रही नहीं हो रही उस पर चर्चा कर सके। फिर इनका 2030 तक एक एजेंडा था कि ठीक है इनकी जो रणनीतियाँ थी उनको विकलांग समावेशी समाज बनाने के लिए, ठीक है, उसकी भविष्य की नीतियों का पता लगा कि हम एक विकलांग समावेशी समाज यहाँ पे स्थापित कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या नीतियाँ हम लगा सकते हैं, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेश में जो कमियां थी या चुनौतियां थी उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो ये सब इसके उद्देश्य थे। और इनकी स्ट्रेटजीज क्या थी, तो स्ट्रेटजी इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड एन एशिया पैसिफिक रीजन अ सेट ऑफ रीजनली एग्रीड डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल्स। क्या था कि इनको ना कुछ गोल्स दिए गए थे डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए कि हाँ ये हमारी स्ट्रेटजीज के अंडर आते हैं। सो इट इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ गोल्स डेवलप थ्रू कंसल्टेंट्स विद गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी स्टेकहोल्डर्स। तो ये क्या थे, जो कंसल्टेंट्स थे और जो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स थे उनको कंबाइन करके ये जो है गोल्स बनाए गए थे। तो इसमें 10 गोल थे, 27 टारगेट थे और 62 यहाँ पे इंडिकेटर्स थे। द स्ट्रेटजी बिल्ड्स ऑन द कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, जो ये राइट ऑफ पर्सन थे विद डिसेबिलिटीज़ उनके जो विकलांग व्यक्ति थे, एंड द बवको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ठीक है, ये इन्होंने जो कंप्रोमाइज़ किए थे 10 गोल्स, 27 टारगेट्स और 62 इंडिकेटर्स, ठीक है। सो द गोल है जो है एम है वो क्या था कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एक क्वालिटी लाइफ की, ठीक है, कैसे उनके जो राइट्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं जो 650 मिलियन लोग हैं हमारे डिसेबिलिटीज़ वाले हमारे इस रीजन में, ठीक है। तो वही इनकी भाई रणनीतियाँ क्या थी, तो एक ये जो विकास के लक्ष्य हैं वो प्रदान कर दिए भाई कि ये लक्ष्य आपको हासिल करना है, ठीक है। तो ये सरकारी और जो नागरिक समाज के हितकारों के साथ परामर्श के माध्यम से एक विकसित लक्ष्य यहाँ पे किए गए थे, कुछ 10 लक्ष्य, ठीक है, 27 लक्ष्य और कुछ 62 संकेतों को यहाँ पे शामिल किया गया था। तो जो रणनीति थी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन और कार्रवाई के लिए वो मिलेनियम फ्रेमवर्क पर आधारित है। तो लक्ष्यों का जो लक्ष्य की जो गुणवत्ता है उसको सुधार करना, क्षेत्र में अनुमानित जो 650 मिलियन विकलांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को हम यहाँ पे कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गोल्स थे, कुछ टारगेट्स थे यहाँ पे इनके, ठीक है। तो इनको हिंदी में लक्ष्य ही लिखा जाएगा, आई हैव सीन। So if you like our content, you can subscribe to this channel because we will going to cover complete period special education syllabus here along with a series that will soon start for special education teacher as well, where we will cover complete syllabus of special education teacher. So see you in the next video. Till then, namaskar.